सभी भाई बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल DPYQ में। पेट 2025 एग्जाम के लिए जो डीआई का पोर्शन है वो 20 नंबर का है और उसके लिए हम लोगों ने पेट 2021, पेट 2022 और पेट 2023 का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उन सभी को अब तक सॉल्व कर लिया है। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा है वो जाके एक बार जरूर देखें, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करने से आपको बहुत बेनिफिट मिलता है। आज का जो वीडियो है ये डीआई में जितने भी कॉन्सेप्ट यूज होते हैं, जैसे परसेंटेज है, रेशियो है, टाइम एंड वर्क है, प्रॉफिट लॉस और इनकम और एक्सपेंडिचर का है। इसमें कहीं कहीं एलसीएम का भी निकालने का यूज आता है, तो मैंने एलसीएम को भी इसमें कवर कर लिया है। और ये जो वीडियो है ये एकदम जीरो लेवल से शुरू होने वाला है, क्योंकि जो भाई बहन ऐसे हैं जिनका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है उतना इन सभी टॉपिक का, वो इस वीडियो को जरूर देखें। और इसके बाद एक एडवांस लेवल का वीडियो आएगा जिसमें आपको अच्छे लेवल के क्वेश्चन जो है वो बताए जाएंगे। तो हमारे चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इस वीडियो को पूरा देखें और अंत तक देखेंगे तो आपको जरूर बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी भाई बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल एक बार फिर से DPYQ में। ये वीडियो डेटा इंटरप्रिटेशन में जितने भी टर्म्स यूज होते हैं, जैसे परसेंटेज हो गया, SICI हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, ठीक है, LCM SCF हो गया, इन सभी टर्म्स का उसमें यूज होता है। तो इस DI में यूज के लिए जो जीरो से कैलकुलेशन होती है मैंने इसमें सिखाने की कोशिश की है। और ये वीडियो खासकर उन लोगों के लिए है कि जिनको जो बेसिक नॉलेज नहीं होती है कि कैसे किसी DI को हमको अप्रोच करना है, और ख़ास करके उन बहनों के लिए है, जैसे जो हमारी बहन लोग हैं उनको क्या है कि उनको मैथ में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो ये वीडियो देखने के बाद जो उनकी किसी भी चीज़ को लेकर बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है वो पूरी की पूरी लगभग क्लियर हो जाएगी। और इसके बाद मैं इसका एक एडवांस वीडियो लेके आऊँगा कि कैसे जो है इन सभी टर्म्स का यूज जो हम लोग DI में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है परसेंटेज। DI में परसेंटेज हमेशा आता है। परसेंटेज जो होता है वो होता है फाइनल वैल्यू बटे ये टोटल वैल्यू। जैसे कि हम कहते हैं कि कोई वैल्यू अगर है, जैसे मान लीजिए वैल्यू अगर हमारा 5, ठीक, हम कहते हैं कि 5 में से अगर हमको 3 का प्रतिशत निकालना हो तो 5 का 3 कितना प्रतिशत होगा। तो पहले तो ये जानिए कि किसी भी अंक को जब प्रतिशत में बदलना है तो उसमें आप 100 से गुणा करेंगे। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। जैसे कोई भी वैल्यू है, हम कहते हैं कि अगर भिन्न हमारी है A/B, अब हमको इसको प्रतिशत में बदलना है कि ये कितना प्रतिशत है, तो आपको करना क्या, केवल आप 100 से गुणा कर देंगे और ये आपका प्रतिशत में बदल जाएगा। तो ऐसे ही जो 3/5 इसमें आप 100 से गुणा करेंगे तो 5 से 100 जो है, 5 से 100 जो है कटेगा कितना बार, 20 बार कटेगा, और 20 तिहाई जो है ये 60 आ जाएगा। तो ये 60% हो जाएगा। अब हम कहेंगे जो अगला इसमें है प्रतिशत वृद्धि। प्रतिशत वृद्धि क्या होती है, जैसे मान लीजिए कि कोई वैल्यू है 10 और 10 से उसका मान बढ़ करके अगर वो 25 हो गया है तो क्वेश्चन में यही पूछता है कि कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई है। तो प्रतिशत वृद्धि होता है हमारा जो नया मान बना है, नया मान हमारा यहाँ पे 25 है, माइनस मूल मान। मूल मान हमारा कितना है, 10 है, और बटे मूल मान। हम कभी भी, आप ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जब हम वृद्धि चाहे कमी जब हम निकालते हैं तो हमेशा हम मूल मान की तुलना में ही निकालते हैं। जैसे कि 10 से बढ़ करके 25 हुआ है या फिर 10 से बढ़ करके 7 हो गया है, तो तुलना हमेशा हम मूल मान से ही करेंगे। तो 10 से बढ़ करके 25 हुआ है तो उसमें 15 की वृद्धि हुई है, तो ये हो गया 25 माइनस 10 बटे 10 गुणे 100। ये प्रतिशत में बदलने के लिए है, तो 25 में से 10 गया 15, 15 बटे 10 और गुणे 100। इसको जब आप कट करेंगे तो आएगा 150%। मतलब मान पहले 10 था, अब उसमें 15 की वृद्धि होकर के ये हो गया 25, और ये 15 जो है ये 10 का 150% है। इसका एक अलग अप्रोच भी है जिनको थोड़ा सा एडवांस सीखना है। जैसे मान लीजिए कि ये 10 है, 10 से 25 में कितनी वृद्धि होगी, तो 25 बटे आप 10 कर देंगे तो ये आएगा 5/2, और ये हो जाएगा सीधे 2.5 गुना। तो आप ये ध्यान दीजिए कि जब कोई भी चीज़ जितनी गुना होती है, जैसे कि मैं ये कहूँ कि अगर मान लीजिए कि मान है 3 और ये हो गया बढ़ करके 9, 3 से 9 बढ़ा है, ये हुआ है 6 की वृद्धि। और इसको अगर हम भिन्न में लिखें, हम कह सकते हैं कि 9 हो गया है 3 से, तो 3 गुणे 3, 3 तिरिक 9। तो अगर कोई चीज़ 3 गुनी है तो आप इसको ये कह सकते हैं कि इसमें
200% जो है वो वृद्धि हुई है। जैसे कि ये 2.5 गुना है तो यहाँ पे 150% की जो है वो वृद्धि दर्ज की गई है। अगला इसमें प्रतिशत कमी। प्रतिशत कमी क्या होता है? मैंने कहा कि कभी भी आप देखेंगे कोई चीज़ तो मूल मान की तुलना में ही देखा जाता है। तो इसमें हो गया नया मान माइनस मूल मान और बटे मूल मान गुणे 100। कोई संख्या अगर 10 थी, 10 से घट करके वो 7 हो गई तो उसमें 3 की कमी हुई है। ठीक है, तो नया मान हमारा था 7 और मूल मान था हमारा 10। तो 7 और 10 का अंतर जो है हमारा वो 3 हो जाएगा। यहाँ पे -3 भी आप कर सकते हैं, लेकिन माइनस का चिन्ह है यहाँ यही दर्शाता है कि केवल कमी हुई है। प्रतिशत निकालने के लिए 3/10 हो गया और उसको गुणे 100 से कर देंगे तो ये आ गया 30% हमारा उत्तर आ गया। तो अब हमको ये पता चल गया अभी तक कि किसी भी अंक से प्रतिशत वृद्धि क्या होती है, प्रतिशत कमी क्या होती है। अब क्वेश्चन में हम इसका भी यूज करते हैं कि कोई भी मान लीजिए भिन्न दी हुई है उसको परसेंटेज में बदलना है, या फिर जो प्रतिशत है उसको भी भिन्न में बदलना है। भिन्न हमारी है a/b, इसको प्रतिशत में बदलना है अगर, तो हम इसमें केवल 100 से गुणा कर देंगे। आप केवल यही याद रखिए, इसमें आप 100 से गुणा कर देंगे। जैसे कि 3/5 हमारी भिन्न दी हुई है, इसको परसेंटेज में बदलना है तो 3/5 गुणे 100 60% आ गया। अब अगर कोई प्रतिशत दिया हुआ है उसको भिन्न में बदलना है तो कभी भी जो ये जो परसेंटेज का साइन होता है, इस साइन का मतलब होता है 1/100। आप ये नोट कर लीजिए, परसेंटेज का बराबर 1/100। जैसे x प्रतिशत है तो परसेंटेज की जब हम लिखेंगे 1/100। उदाहरण के तौर पे अगर हम देखें कि 35% है, इसको हमको भिन्न में बदलना है तो 35 गुणे 1/100 हो गया और ये हो गया 35/100। इसको 5 से काटेंगे तो आएगा 5 सत्ते 35 और ये 5 से कटेगा 20 बार, तो ये आ गया 7/20 हमारी भिन्न हो गई। तो हम ये सीख गए कि भिन्न को कैसे प्रतिशत में बदलेंगे और प्रतिशत को कैसे भिन्न में बदलेंगे। अब कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू हैं जो हमेशा क्वेश्चन में बार बार दी गई रहती हैं। ठीक है, अगर आप इसको एक बार देख लेंगे, चाहे इसको एक बार आप समझ लेंगे, तो जब भी आपको क्वेश्चन मिलेगा एग्जाम में आप सीधे इसका जो है वो वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन में अगर सीधे सीधे 1 दिया है तो 1 का मान सीधे होता है 100%। ठीक, 1/2 है, 1/2 को हम भिन्न बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 1/2 गुणे 100, ये कितना हो जाएगा 50%। ठीक, फिर जैसे भिन्न हमारी है 1/3 है तो 1/3 को भिन्न में बदलना है तो फिर से आप 100 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100/3 मतलब 33.33%। फिर है 1/4, आप इसमें 100 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 100/4 हो जाएगा। इसको आप भिन्न बदलेंगे, फिर 4 से भाग देंगे 100 में तो 25 बार जाएगा तो 25% हो जाएगा। ये 1/5 का हो जाएगा ऐसे ही 20%। अब इम्पॉर्टेंट हमारा जो है वो 1/6 होता है, 1/7, 1/8, ये सारे जो है बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इससे क्वेश्चन ज़्यादा आता है। जैसे कि 1/6 है, 1/6 को आप क्या लिख सकते हैं, आप इसमें 100 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 100/6 और 6 से आप अगर आप भाग देंगे इसमें, ठीक, तो कितना बच जाएगा, 16 छक्का 96 होता है। ठीक, और बच गया 4 और 4/6, 4/6 को क्या करेंगे 2/3 और 2/3 का जो मान होता है वो होता है 0.66, तो ये आ गया सीधे 16.66%। ऐसे ही 1/7, 1/7 का मतलब देखिए 14 सत्ते 98 होता है ना, तो 98 तक तो आप पहुंच गए हैं, केवल 2 बच गया है 100 में, तो ये बच गया 2/7 और 2/7 का 0.28, तो 1/7 का हो गया 7 दूनी 14 और 14 दूनी 28। आप ऐसे भी रख सकते हैं, देखिए 7 दूनी 14 और 14 दूनी 28, तो ये सीधे सीधे याद हो सकता है। 1/8 है, 1/8 को हम लोग कहते हैं 12.5%, मतलब 100/8 करेंगे तो ये आएगा 12.5%। चाहे आप ऐसे याद रख सकते हैं 12.5% है, इसको आप 8 बार गुणा करेंगे तो आ जाएगा 100। इसका बहुत यूज पड़ता है। 1/9 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1/9 और 1/11। 1/9 का जो मान आता है वो हमेशा ऐसे रिपीटिव टर्म होता है, जैसे कि 1 1 1 1, 2 2 2 2, 3 3 3 3, ऐसे करके आता है 1/9 का मान हमेशा। जैसे मान लीजिए अगर आपको कहीं दिखे 8 8 8 8, ये बीच में दशमलव लगाओ, इसका मतलब क्या है 1/9 और गुणे 8, इसका मान ये होता है कि 8 बार गुणा हुआ है। 1/10 आ गया, 1/10 का मान हो गया 10%। अगला है 1/11,
1/11 का मान क्या हुआ, देखिए 1/11 और गुणे 100, ये हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, 100/11। अब 11 से भाग देंगे तो 11 नवा 99 आ गया, बच गया 1/11, मतलब 9 सही 1/11 इसका मान आ गया। और 1/11 का मान करेंगे तो 0.09 आता है। तो ये आपने ध्यान दिया कि देखिए 1/9 जो है इसका मान कितना आया, इसका मान आ गया 11.11। 1/11 जो है इसका मान आ गया 9.09। अब इन दोनों में कंफ्यूजन देखिए नहीं होना चाहिए। जब आधार में 9 है तो ये जो ऊपर का अंक आता है ना, ये हमेशा 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 ऐसे करके आएगा। लेकिन जब 1/11 होगा तो यहाँ पे देखिए जो भी अंक आएगा, आप एक चीज़ ध्यान देंगे कि ये 9 से डिविजिबल है। जैसे कि आता है ये 9.09, 18.18, 27.27, 36.36। अब देखिए ये 9 से डिविजिबल है, ये भी 9 से डिविजिबल है, ये भी 9 से डिविजिबल है, ये भी 9 से डिविजिबल है। तो अगर ऐसा अंक अगर आपको दिख रहा है कि जो 9 से डिविजिबल है, ठीक, तो आप समझ जाइएगा कि ये 1/11 की वैल्यू है। अगला है 1/12। 12 है, आप इसमें 100 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 100/12, और 12 से आप भाग देंगे तो हो जाएगा 12/96, और बच गया 4/12, ये हो जाएगा 1/3, मतलब 8 से ही 1/3 हो जाएगा। और उसका 1/3 का मान हो जाएगा 0.33, मतलब 8.33% हमारा ये हो गया। 1/15, 1/15 क्या है, 15 से आप भाग करेंगे 100 में, 15 छक्का 90, 10 बच गया, ठीक, मतलब 6 सही 10/15, 5 से काटेंगे तो 2, 5 से काटेंगे 3, तो 6 सही 2/3 आ गया। अब 2/3 का मान 0.66 होता है, तो इसको सीधे लिख सकते हैं 6.66। 1/16, 16 छक्का 96 और 4/16 बच गया, तो इसका हो गया 1/4, तो ये होगा 6.02। देखिए कन्फ्यूजन बहुत लोग को ये हमेशा बना रहता है, जैसे यहाँ पे है 6.66, ये 6.25। जब आप बहुत ज़्यादा इसको याद कर लेंगे तो बाद में आपको ये भूलने लगता है, तो आप ये चीज़ ध्यान देंगे कि ये 0.66 है और ये 0.25 है। फिर 1/20 है, 1/20 का जो मान वो 5% हो गया, क्योंकि 1/20 में हम 100/20 हो गया, और 20 से ये कट जाएगा सीधे 5 बार, तो ये 5% हो गया। 1/25, 1/25 क्या हो गया, 1/25 गुणे 100, 25 से आप काटेंगे तो सीधे कितना बढ़ जाएगा, 4% जाएगा। ऐसे ही 1/30 है, तो ये हो गया 100/30, तो 3.33% हो गया। 1/40 इसका यूज मिलता है बहुत जगह, 2.5% का। जैसे मान लीजिए आपको अगर दे दिया 12.5%, ठीक, तो 12.5% तो आप सीधे सीधे तो लिख सकते हैं 1/8, ये तो आपको पता ही है। लेकिन इसको आप ये भी लिख सकते हैं, देखिए चूंकि ये 2.5% है, देखिए 12.5 है ना, 12.5 को अभी भी तो लिख सकते हैं 2.5 गुणे 5, ठीक। 2.5 को अगर आप 5 बार जोड़ेंगे तो आपका 12.5 आ जाएगा। 2.5 को क्या लिख सकते हैं, 1/40 लिखते हैं, और 5 का हो गया 5, देखिए 5/40, मतलब कि 1/8 आ गया। अब 12.5% को हम लोग 1/8 कहते भी हैं, ठीक। तो ऐसे ही है ये। अगला है इसमें 1/50, 1/50 सीधे सीधे हो गया, देखिए 100/50, ये 1/2 आ गया, और 1/100, तो ऊपर 100 और नीचे 100, 100 से 100 कट गया, तो सीधे ही 1% आ गया। अब आप समझ गए होंगे, इसमें से जो स्टैंडर्ड वैल्यू है उसको आप जरूर याद करिएगा। इसमें से जो इंपॉर्टेंट जो मेन पूछा जाता है, जो ज़्यादातर, ये देखिए 16.66, इसमें कन्फ्यूजन होता है लोगों को। 14.28 हो गया, 11.11, और इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है 12.5% वाले का। 9.09 इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। 8.33 ये भी पूछा आता है बहुत बार। और ये 1/16 वाला का मान, 1/15 का मान, और ये 1/40 वाला, तो ये सब इसको 2-3 बार आप देख लेंगे तो आपको पूरी अच्छे से तरीके से याद हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे कि हम लोगों ने ये तो सीख लिया कि भिन्न को कैसे बदलना है प्रतिशत में, और प्रतिशत को कैसे बदलना है भिन्न में। लेकिन अब हम देखेंगे इसका हम लोग क्वेश्चन में यूज कैसे कर पाते हैं। जैसे क्वेश्चन में परसेंटेज जब दे देता है तो लोग सोचते हैं कि इसको भिन्न में ये बदला कैसे जाएगा, तो यहाँ पे यही सिखाया गया है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में दे दिया 5/6 है, अब 5/6 को आप कैसे बदल सकते हैं। देखिए उसको बदलने का 2 तरीका है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 1/6 जो है ऊपर 5 है, तो 5 को आप अलग कर दीजिए और 1/6 को अलग कर दीजिए, क्योंकि आपको 1/6 का परसेंटेज वैल्यू तो पता ही है, ठीक। या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि जैसे 5/6 है
तो ये 1 माइनस अगर हम 1/6 कर दें, आप ऐसे समझिए, क्योंकि 1 का वैल्यू तो सीधे सीधे 100% हो गया और 1/6 का वैल्यू कितना होता है 16.66% होता है। ठीक है, तो जब 100% में से 16.66% घट जाएगा तो सीधे सीधे 83.66% आ जाएगा। या फिर आप इसको ऐसे समझिए, 1/6 का मान आपको पता है और 5 से आपने गुणा किया है, इसका मान तो हो गया 16.2/3% भी आप इसको कह सकते हैं, या फिर 16.66%। 1/6 का मान 16.66 और गुणे 5 आप करेंगे तो कितना आएगा, ये 16.66 गुणे 5 तो 16×5 80%। ठीक, और 0.66 का जब 5 बार गुणा करेंगे तो 3.33% आएगा। तो ऐसे जोड़ के क्या आ जाएगा, 83.33% हमारी वैल्यू आ जाएगी। इसका जो ये मान है, देखिए 1/6 का जो मान होता है इसको 50/3 भी आता है। तो इसको हम लोग करेंगे कैसे, जब ऐसे देखिए 1/6 है, इसको हम लोग 100 से गुणा करते हैं, इसको 2 से अगर आप कट करें तो आएगा 50/3। इस वैल्यू का भी बहुत ज़्यादा यूज होता है, तो यही यहाँ पे लिखा गया 50/3 और गुणे 5। 50/3 गुणे 5 करेंगे तब भी आपका 250/3 आ जाएगा। तो ये दोनों मान सेम ही है लगभग। अगला हम लोग एप्लीकेशन देखते हैं, 4/7। 4/7 है तो 4 को हम लोग अलग कर देंगे और 1/7 को अलग कर देंगे। 4 को अलग किए हैं, 1/7 का मान हम लोगों ने निकाला था 14 सही 2/7, या फिर इसको हम लोग क्या कहते हैं 14.28%, हम लोग यही कहे थे। अब आप 4 का गुणा करेंगे 14 में तो 14 चौके 56 और प्लस 4 का गुणा करेंगे 2/7 में। देखिए आपको गुणा अलग अलग करना है। आप एक चीज़ और जान जाइए कि जैसे कोई वैल्यू अगर लिखी हुई है, जैसे मान लीजिए 14 सही 2/7 अगर लिखा हुआ है तो उसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 14 - 2/7। ये दोनों जो है ये सेम है, इन दोनों के मान में कोई अंतर नहीं है। आप कैलकुलेशन करके देख लीजिए। देखिए इसको करिए 14 × 7 = 98 और 98 × 2 = 100। ये क्या आ गया, ये 100/7 आ गया। और यहाँ पे क्या है 14 - 2/7। यहाँ पे आप एलसीएम लीजिए 7 का और यहाँ पे एलसीएम है 1, तो 1 जाएगा 7 बार, तो 14 × 7 = 98 और धन 2, फिर से आ गया ये 100/7। मतलब कि 100/7 और 100/7 देखिए दोनों बराबर आ गया। तो हमने क्या किया, 14 चौको 56 पहुँच गया ये, और 4 से गुणा किया 2/7 में, तो 4 × 2/7 मतलब ये हो गया 8/7। और 8/7 है, आप 7 से भाग करिए तो 7 × 7 और बच गया 1/7। ठीक, तो ये 1 धन 1/7 हो गया 8/7 का मान। तो ये 56 और 1 57 हो गया, 57 सही 1/7% इसका मान आ गया। और 1/7 का आप मान चाहें फिर से यहाँ पे दशमलव में लिख सकते हैं, 0.28 होता है। अगला हम लोग देखते हैं उदाहरण इसका। हम लोगों ने यहाँ क्या, हम लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग 1/6 का मान देख रहे थे, यहाँ पे 1/7 का मान देख रहे थे। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे 1/8 का क्या क्या एप्लीकेशन बनता है। 1/8 का एप्लीकेशन हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। तो 1/8 में तो आपको मान पता ही है, 2/8 का मान, जैसे अगर 2/8 है तो इसका मान तो 1/4 हो जाएगा। ठीक, फिर आता है 3/8। तो 37.5% बहुत क्वेश्चन में आपको देखने को मिला होगा, और 62.5% भी बहुत जगह देखने को मिलता है, और 87.5% भी। ये तीनों मान बहुत फेमस हैं, इन पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो 3/8 जो है, अपने 3 को किनारे कर दिया और 1/8 का मान 12.5% होता है, और 12.5% गुणे 3 करेंगे तो 37.5% सीधे सीधे आ गया। देखिए 12 × 3 = 36%, और ये आधा को जब 3 बार करेंगे तो ये 1.5 हो जाएगा। तो 36 और 1.5 कितना हो गया, 37.5 हो गया। फिर 5/8 को हम लोग देखते हैं, तो 5 अलग कर दिए और 1/8 का अलग कर दिए, तो 5 गुणे 12.5 तो हो गया 12×5 = 60%। देखिए 60%, और प्लस जब आधा का गुणा 5 बार करेंगे तो कितना आएगा, 2.5 आएगा, तो ये हो गया 62.5%। तीसरा है 7/8%, 7 गुणे 12.5 तो 12 × 7 = 84%, और आधा का गुणा 7 बार करेंगे तो 3.5% आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 87.5%। इसका देखिए 7/8 को निकालने का एक तरीका और है, 1 माइनस हम लोग 1/8 भी कर सकते हैं। ठीक, 1 - 1/8 करेंगे तो 1 का मान हो गया 100% और 1/8 का मान हो गया 12.5%। तो 100 में से 12.5 गया तो 87.5% इसका मान आ गया। अगला एप्लीकेशन हम लोग देखते हैं कि 1/9 वाले का। ये मैंने पहले ही बताया था। देखिए 1/9 का मान जो होता है हम लोग को पता है 11.11% होता है। क्वेश्चन में दे दिया मान लीजिए 2/9, चाहे आपको अगर क्वेश्चन में आपको यही दिखता है कि 22.22 कहीं लिखा है, तो आप यही सोचने पड़ जाते हैं कि इसको कैसे हम लोग भिन्न में बदल के इस क्वेश्चन को आसान करेंगे। ठीक, तो 2/9 को हम क्या करेंगे, 2 अलग कर देंगे, और हमको 1/9 का मान तो पता ही है, 1/9 का मान होता है 11.1111। ठीक, तो 2 गुणे 11.1111 हो गया 22.22।
ऐसे ही ये 3/9 है, तो 3/9 तो सीधे 3 से कट जाएगा, तो हो जाएगा 1/3, और 1/3 का मान तो आपको पता ही है। फिर ऐसे ही है 4/9, 4 अलग हो गया और 1/9 हो गया, तो 4 गुड़े 11.11, तो ये आ गया 44 ऐसे ही ये 55.55 है, ये हो गया 5/9 हो गया। ठीक, ये 66.66 है, ये हो गया 6/9, 77.77 ये हो गया 7/9। ठीक, और ये हो गया 8/9। ठीक, तो जहाँ पे भी नंबर आपको एकदम ऐसे लगातार दिखेगा, इसका मतलब है कि उसके नीचे जो है वो 1/9 है, और ये जितना बार यहाँ पे 8 है तो आप ऊपर 8 का गुणा करेंगे, ऊपर 6 है तो ऊपर 6/9 का गुणा कर देंगे। अब आप समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 1/11। 1/11 का मान 9.09 होता है, हमने ये पढ़ा। और मैंने ये भी बताया कि जो 9.09 है, चाहे जो भी संख्या यहाँ पे बनेगी, देखिए 18 18, 27 27, 36 36, 45 45, 54 54, 63 63, 72 और 81, ये सारी की सारी संख्याएं जो हैं ये 9 से डिविजिबल हैं। इसका हम मान निकाल के देखते हैं। देखिए 2/11 है, तो हमने क्या किया, 2 गुणे 1/11, और 1/11 का मान हमको पता है 9.09। अब आप इसका गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18। ऐसे ही 3 का है, तो 9 3 27, 9 3 27, 9 चौके 36, 9 चौके 36, ये ऐसे 45 45, तो ऐसे सारा ही निकल जाएगा। अब ये ईजी हो गया होगा आपके लिए। अगला है 1/12। बहुत जगह आपको 8.33 देखने को मिलता ही मिलता है, तो 1/12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8 सही 1/3, और इसको हम लोग लिखेंगे 8.33%। हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है। और इसको हम लोग 25/3 भी लिख सकते हैं। देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए कि 1/12 है, तो 1/12 को 1/12 है, इसको हमको परसेंटेज में बदलना चाहे भिन्न में, आप ऊपर 100 से गुणा कर दीजिए। इसको आप 4 से कट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 से 3 बार, और ये जाएगा 25 बार। तो 25/3 भी एक बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है, ये भी हम लोगों को क्वेश्चन में देखने को मिलती है। तो 1/12 को हम लोग 25/3 भी कहते हैं। अगला है इसमें 5/12। ये बहुत वर्सेटाइल वैल्यू है, ये इसका जब यूज आता है तो लड़के सोच नहीं पाते ये होगा कहाँ से। 5/12 को आप रट लीजिएगा एकदम। 5/12 का है 5 गुणे, ठीक, और ये हम लोग 1/12 को क्या लिखते थे यहाँ पे, 1/12 को लिखते थे 25/3। आप ऐसे भी कर सकते हैं, तो ये हो गया 125/3, और 125/3 को 41.66% हम लोग कहते हैं। या फिर 1/12 का मान होता है 8.33 और गुणे 5, हम लोग यही अभी तक पढ़े थे। तो 5 और गुणे 8 सीधे सीधे हो गया हमारे 40, अलग हो गया। और दशमलव के बाद वाला अंक जो है ये है 10.33 को हम लोग क्या लिखते हैं, 1/3 लिखते हैं, और इसमें गुणे 5 कर दीजिए, तो ये हो गया 5/3। ठीक, 5/3 को हम लोग क्या लिखते हैं, 1.66 हो गया सीधे सीधे। तो 5/3 का मान हो गया 1.66, और 40 में 1.66 जुड़ेगा तो 41.66 आ गया। अगला है 7/12। 7/12 में 7 को अलग कर दीजिए, और 1/12 को हमने यहाँ पे 25/3 लिखा हुआ है, तो ये हो गया 175/3, या 58.33 आ गया। ऐसे, या फिर जो हमारा ट्रेडिशनल जो तरीका है, 7 गुणे 8.33 कर देंगे, तो देखिए 7/56 आ गया, और प्लस 7 गुणे 0.33 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/3 लिख सकते हैं, तो ये हो गया 7/3। या फिर अगर आपको गुणा ही करना है तो आप ऐसे कर दीजिए 0.33 और गुणे 7, इसका गुणा करेंगे तो आएगा ये आपका 2.33 आ गया, तो 58.33 हो गया। 1/16 हम देखते हैं। 1/16 को हम लोगों ने पढ़ा था 6.25%। तो 1/16 वाले में जो ये परसेंटेज है ये ज़्यादा फेमस है, और ये भी बहुत फेमस है। ये दोनों परसेंटेज बहुत कई बार पूछे गए हैं अलग अलग एग्जाम में। तो जो 5/16 है, देखिए 1/16 का मान तो हम लोगों ने निकाल लिया, 2/16 का मान तो 1/8 हो जाएगा, फिर 3/16 का मान भी हम निकाल सकते हैं, 4/16 का मान तो 1/4 हो जाएगा। फिर आता है 5/16। 5/16 का उदाहरण है, तो 1/16 का मान 6.25 है, और गुणे 5 कर दिया तो कितना हो गया, 6×5 = 30 हो गया, और 0.25 का गुणा 5 में जब करेंगे तो आएगा 1.25 आ गया, तो ये 31.25 हमारी वैल्यू आ गई। फिर ऐसे ही है 9/16, ये भी एक फेमस वैल्यू है, तो 9 गुणे 6.25 हो गया, ठीक, तो 9 छक्का 54 हो गया सीधे सीधे, और 0.25 का गुणा जो है वो 9 में करेंगे तो ये आ जाएगा 2.25, ठीक। तो 54 और 2.25 हो गया 56.25%। मैं आशा करता हूँ कि आपको अब समझ में आ रहा होगा। एक चीज़ और, ये जो गुणा का तरीका है,
इससे थोड़ा सा गुणा आसान हो जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 6.25 है और गुणे 9 है, तो आप ऐसे गुणा करने जाएंगे, 9 पच्चे 45, 5 4 लगा, 9 दूनी 18, 18 4 22, 2 हाथ से लगा 2, और 9 छक्का 54, 55 56। आप ऐसे मत कीजिए, मतलब ये तो छोटा नंबर है तो ये आसानी से हो गया, लेकिन आप ऐसे अगर करेंगे कि जैसे 9 गुणे 6.25 है, तो आप ऐसे करिए, देखिए जो दशमलव के इधर वाला अंक है इसका गुणा पहले करिए, तो 9 छक्के 54 सीधे सीधे लिख लीजिए धन, और फिर 9 का गुणा आप इसमें करिए 25, मान लीजिए 25 पैसा है, तो 25 पैसे को 9 बार जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2 रुपया 25 पैसा आएगा। ठीक, तो 54 और 2 56.25 आ गया। अगला हम लोग देखते हैं, अगला है भिन्न को प्रतिशत में बदलना। ये तो मैंने पहले बता चुका है, लेकिन यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान देंगे कि जो अंश का हिस्सा है ये बड़ा है। अभी तक हम लोग क्या देखें, अभी तक हम लोग देखें जैसे ऐसा मान देखे थे 3/5, 3/5 को बदले थे तो 60% आया था, चाहे मान लीजिए 7/8 देखे हैं। ठीक, ऐसा मान अगर आता है, लेकिन अब क्या है कि जो अंश का हिस्सा है ये बड़ा है, ये ध्यान दीजिए। तो अंश का हिस्सा जब बड़ा है तो उसको बदलने का तरीका हम लोग अब सीखेंगे। पहले आप क्या करेंगे, पहले आप 5 से ऊपर वाले अंश में भाग देंगे, चूंकि अंश बड़ा है तो 5 दूनी 10 और 2 बच गया 12, तो ये हो गया 2/5। मैंने पहले बताया था कि 2 सही 2/5 को इसके बीच में हमेशा प्लस का निशान लगा होता है, लेकिन हम लोग उसको प्रदर्शित नहीं करते हैं। तो 2 सही 2 धन 2/5 इसको लिख सकते हैं। हमको बदलना है इसको प्रतिशत में, तो हमको 100 से गुणा करना ही पड़ेगा। मैंने पहले बताया कि परसेंटेज में बदलना है तो 100 से गुणा करना पड़ेगा। अब ये 2 है, 2 गुणे 100 बराबर कितना हो गया, 200% धन 2/5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 40%, क्योंकि देखिए 2/5 है और गुणे 100 कितना हो गया, ये आ गया सीधे सीधे 40%। इसको आप कट करेंगे तो 200 और धन 40% कितना आ गया, 240%। देखिए, और मैं आपको डायरेक्ट तरीका बताता हूँ। आपने जब इसको यहाँ पे निकाल लिया 2 सही 2/5, आपको ये पता, जब कोई भी भिन्न ऐसी होती है कि जहाँ पे पूर्ण संख्या आपको दिखे, जैसे कि 2 दिख रहा है यहाँ पे 4 दिख रहा है, तो 4 का मतलब यहाँ पे यही होगा कि सीधे सीधे क्या है, ये 400% को दर्शाता है। ये 2 है तो सीधे सीधे ये 200% को दर्शाता है। जैसे कि ये 5 है तो सीधे सीधे ये 500% को दर्शाता है। अगला इसमें देखते हैं उदाहरण 77/16। आप इसमें भाग दीजिए 16 से, तो 16 चौके 64 हो गया, और 64 के बाद ये 13 जोड़ेंगे तो 77 आएगा। तो 4 सही 13/16, तो 4 का तो सीधे सीधे हो गया 400%, बच गया 13/16। तो हम लोग को पता है कि 1/16 का जो मान होता है वो होता है 6.25, और गुणे इसमें 13 से हम लोग को गुणा करना है, तो 6.25 गुणे 13 गुणा करेंगे तो देखिए 13 छक्का 78 आ जाएगा, और मान लीजिए 25 पैसा है तो 25 पैसे को 13 बार जोड़ेंगे तो 3.25 आएगा। तो 78 धन 3.25 गुणा करें, जब पूरा जोड़ेंगे तो 478 है ये, और 3 481.25 हमारा उत्तर आ गया। इसका एक तरीका और है करने का, देखिए कोई भी अंक, ये तरीका थोड़ा सीख लीजिए, बहुत आपको फायदा देगा बाद में। जैसे कि कोई भी अंक 7, जैसे मान लीजिए 7/8 है। ठीक, 7/8 हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए 8 से कितना कम है, ये 1 कम है, तो हम लोग उसको लिख सकते हैं कि 1 माइनस इसको हम लोग लिख सकते हैं कि ये कितना कम है, हम लोग ये देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे 1 कम है ना, तो 1 माइनस ये 1 कम है बटे 8 में, इसका मान हम लोग निकालेंगे कितना आएगा, 8 से कम 8, 8 में से 1 गया, 7/8 हमारा मान आ गया। जैसे दूसरा मान लीजिए यहाँ पे उदाहरण जो दिया है 13/16, तो कितना कम है, यहाँ पे 3 कम है, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 1 माइनस जो 3 की कमी है ये ऊपर आ गई, और ये जो नीचे हर में जो दिया है नीचे ये 16 आ गया। अब आप इसको देखेंगे, देखिए 16 एक कम 16, और 16 में से 3 गया तो आ गया 13, और नीचे बच गया 16, 13/16 हमको मान वो मिल गया। तो इसका हम लोग को करना चाहिए। तो ये है 77/16, हमने इसको किया 4 सही 13/16। इसको आप कैसे लिख सकते हैं, देखिए 4 तो यहाँ एक अंक है ही पहले से, तो यहाँ से 13/16 को हम लोग क्या लिखते, 1 माइनस 3/16, ये 1 पहले इधर था और ये 4 इधर था, 4 1 हो गया ये 5, 5 माइनस 3/16, और 3/16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 1/16, 1/16 का मान 3.25 है और गुणे 3 है, और 5 माइनस ये हो गया 18.75, और इसको घटा देंगे तो 5 हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं 500%, परसेंटेज में बदलेंगे,
और 18.75% ये निकल गया 481.25%। तो चाहे आप ये तरीका अपनाइए, चाहे आप ये तरीका अपनाइए, जो आपको आसान लगता हो, दोनों तरीके से उत्तर जो हमेशा वो सही आएगा हर बार। ये एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है और इसका हम लोग यूज बड़े कैलकुलेशन में कर सकते हैं। इसमें है कि x का y परसेंट जो होता है वो y के x परसेंट के बराबर होता है। जैसे हमको अगर कोई संख्या दे दी जाए, उदाहरण के लिए 20 का 50% का जो मान है वो 50 के 20% मान के बराबर होता है। यहाँ पे देखिए हम लोग करके इसको प्रूफ करते हैं कैसे। देखिए 20 है, 20 का मतलब होता है गुणा 50%, तो 50 को हमने ऊपर लिख दिया, प्रतिशत का मैंने स्टार्टिंग बताया था कि परसेंटेज को हम लोग क्या लिखते हैं, 1/100 लिखते हैं। तो ये हो गया 1/100 नीचे आ गया। अब 50 से काटेंगे, 50 से 100 कितना बार कट जाएगा, 2 बार, और 2 से 20 कटेगा कितना, 10 बार। तो मेरा इस साइड आ गया 10। अब है 50 का 20%, तो यहाँ पे 50 तो पूरा है ही, 20%, 20/100 आ गया। 50 से काटेंगे 100 को तो जाएगा 2 बार, और 2 से 20 को काटेंगे तो जाएगा 10 बार। तो 10 और 10 हमारा जो है दोनों साइड बराबर आ गया। इसका मतलब है कि किसी एक संख्या का अगर हम कोई परसेंटेज निकालते हैं, मतलब x अगर y परसेंट निकाल रहे हैं, तो y का x परसेंट जो है वो दोनों बराबर होता है। अगला हमारा है मल्टीप्लाइंग फैक्टर, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। DI के टॉपिक में ये सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है, जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। जैसे हम कभी क्वेश्चन में कहता है, DI वाले क्वेश्चन में, कि इसमें 28% की वृद्धि हो रही है, चाहे 10% की वृद्धि हो रही है, तो हम लोग यही कहते हैं कि जैसे मान लीजिए कि ये 100 है, इसमें 28% की अगर वृद्धि हो रही है तो बढ़ के कितना हो जाएगा, ये 128 हो जाएगा। ठीक, अब इसको आप 4 से अगर दोनों को विभाजित कर दिए, जैसे 100 से बढ़ के 128 तो पहुंच गया, तो ये नंबर तो बहुत बड़ा है, इसको हम लोग छोटे में कर सकते हैं। आप 100 को और 128 को आप देखिए किससे ये डिविजिबल है, तो आप 4 से, ये दोनों डिविजिबल, आप 4 से करिए तो हो जाएगा 4 × 25 100, और 4 × 32, आप इसको काट दिए 4 से, तो 4 × 3 12 और 4 दूनी 32 आ गया। मतलब कि हमारा पहले मान 25 यूनिट था, अब बढ़ के ये 32 यूनिट हो गया है। तो उसमें वृद्धि कितनी हुई है, इसमें 7 की वृद्धि हुई है। तो हम लोग ये लिख सकते हैं अब, जैसे मान लीजिए कि 28% की वृद्धि है, यही तो दर्शा रहा है 28% की वृद्धि। अगर आप नॉर्मली 28% को अगर आप बदलना चाहें तो आप 28% को कैसे लिख सकते हैं। देखिए 28% है, हम लोग क्या लिखेंगे, 28/100, आप इसको 4 से डिविजिबल करेंगे, 4 × 7 = 28 और 4 × 25 यानी कि 7/25। देखिए बात वही आई, अब 7/25 हमको भिन्न तो प्राप्त हो गई, लेकिन अब कहा है कि 28% की वृद्धि हो रही है। तो वृद्धि मतलब 25 हमारा पहले मूल मान था, अब उसमें 7 की वृद्धि हो रही है। तो 25 मूल मान था, उसमें 7 की वृद्धि हो रही है, तो 25 और 7 बढ़ के अब हमारा कितना हो जा रही है, 32। देखिए यही चीज़ यहाँ पे बताई गई है कि 25 था, 7 बढ़ गया और उसमें बढ़ के अब ये 32 बन गया। ठीक, अब अगला है, जैसे हम कहते हैं कि 15% की वृद्धि हो रही है, तो 15% को बदलना आपको आना चाहिए। तो 15% मतलब क्या हो गया, 15/100 हो गया। 15/100 हो गया, उसको 5 से डिविजिबल करेंगे कितना हो जाएगा, 3/20 हो जाएगा। हम लोगों ने भिन्न बदलना पहले भी सीखा है। अब ये वृद्धि जो है, वृद्धि क्या दर्शाती है, देखिए 20 हमारा मूल मान है, उसमें कह रहा है कि 3 की वृद्धि हुई है, तो 20 में जब हम 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 23, तो हमारी भिन्न बनेगी 23/20। मतलब पहले हमारा मान था 20/20, और इसको देखेंगे तो अब 1 है, ये 20/20 का मान तो 1 है ही। 20/20 से बढ़ करके अभी कितना हो गया, 23/20। 20 से 20 तो वैसे भी कट जाएगा, मतलब कि 20 से अब ये 23 हो गया है। कुल यही कहना चाहता है ये। यहाँ पे हम लोग देखिए ये भी एक चीज़ सीख सकते हैं, जैसे कि अगर कहे कि मान लीजिए 30% की कमी हो गई है। ठीक, हम लोग इसको भी देख लेते हैं, कमी वाला। हम कहते हैं कि 30% की कमी हो गई है, तो पहले तो हम क्या करेंगे, इसको पहले ये जो प्रतिशत है इसको भिन्न में बदलिए आप। तो 30/100 कर लीजिए, कितना हो गया, 0 से 0 कट गया, ये आ गया 3/10। देखिए जो नीचे का अंक है ये मूल मान को दर्शाता है। मूल मान हमारा किसके आधार पर हम गणना कर रहे हैं, हमारा जो ये अंश का मान है ये दर्शाता है परिवर्तन को, कितना परिवर्तन हो रहा है। मतलब पहले हमारा मूल मान 10 था, ठीक, अब उसमें 3 का परिवर्तन हो रहा है, लेकिन कैसा परिवर्तन है, ये कमी को दर्शा रहा है। तो 10 में जब हम 3 की कमी करेंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, 7। ठीक, मतलब पहले मान 10 था, अब ये घट करके 7 हो गया है।
और ये हमारी भिन्न हो गई। अब हमारा पहले मान कितना था, पहले मान हमारा था 10/10, अब ये घट के हो गया 7/10। अब आप समझ गए होंगे। अगला हमारा है रेशियो। रेशियो में जो आपको बताऊंगा ये बहुत ही अच्छा तरीका है, और इसका मतलब जो सवाल आप 2 मिनट में चाहे 3 मिनट में करते हैं, इस तरीके से आप अगर करना चाहेंगे तो ये तुरंत ये 15 सेकंड से 20 सेकंड में आप इसको कर पाएंगे। कोई दो रेशियो दिया हुआ है ए और बी का, कहता है कि 5:7 है, 5 और 7 का अनुपात है। देखिए, तो कोई भी जगह ये क्रम जो दिया हुआ है ना, हमेशा इसी क्रम में ये होता है। मतलब ए जो है वो 5 को दर्शाता है और बी जो है वो 7 को दर्शाता है। ठीक, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं A/B बराबर 5/7। अगर इस रूप में लिखा हुआ है मतलब कि A 5 को दर्शाता है, B 7 को दर्शाता है। अब अगर यहाँ से हमको केवल A का मान अगर ज्ञात करना है, ठीक है, तो देखिए B है, यहाँ से ऐसे ऊपर चला जाएगा, तिर्यक गुणा हो जाएगा इसका, तो यहाँ पे B आ जाएगा। तो A का जो मान है वो 5/7 है B का। हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था 1/7 का मान कितना होता है, 14.28 होता है, और यहाँ पे 5 से गुणा है तो 14.28 गुणे 5 ऑफ बी। 14.28 का 5 से गुणा करिएगा 71.4% आएगा बी का। मतलब ए का जो मान है वो बी का 71.4% हो गया। यहाँ से आप एक चीज़ आपने यहाँ पे निकाल ली है। इसी तरह अगर हम बी का मान निकालना चाहें तो b क्या हो जाएगा, b यहाँ चला आएगा और 5 नीचे आ गया, 7 ऊपर चला जाएगा। ठीक, मतलब b का जो यहाँ पे मान है, जैसे कि देखिए यहाँ पे A/B है, ये कितना है, ये 5/7 है। हमको b का मान निकालना है तो b को आप इधर लेके जाइए b, और यहाँ पे 5/7 तो पहले से था ही, और यहाँ था a। अब ये 7 तिर्यक गुणा होकर के ऊपर गया तो ये आ गया 7, और 5 गुणा होकर के नीचे आया तो ये आ गया ये 5। ठीक, तो 7/5 ऑफ ए हो गया। तो 7/5 का मान हम लोगों ने अभी निकालना सीखा था कि जब अंश का हिस्सा बड़ा होता है तो हम लोग क्या करते हैं, पहले 5 से हम लोग भाग देंगे, तो कितना बढ़ जाएगा, ये 5 एक कम 5 और बच गया 2, तो 2/5। हम लोगों ने ये भी जाना था कि अगर यहाँ पे 1 लिखा हुआ है इसका डायरेक्ट मान कितना होता है, 100% होता है, हम लोगों ने ये जाना था। और 2/5 का मान हम लोगों ने सबसे स्टार्टिंग में सीखा था कि 2 भिन्न है, 2/5 है, इसको भिन्न, इसको प्रतिशत में बदलना, तो 100 से इसमें गुणा करेंगे तो 200/5 यानी कि 40% आ गया। तो 7/5 का सीधे मान 140% आ जाएगा। अगला देखते हैं, ऐसे अगर दिया है हमको इसको रेशियो अगर ज्ञात करना है कि ए बी और सी का रेशियो क्या है। जैसे ऐसे क्वेश्चन दिया है कि 2A = 5B = 7C। तो हमको करना क्या है, रेशियो निकालने के लिए पहले हम ए का रेशियो निकालते हैं, कितना आएगा। तो हमको देखिए जिसमें ए नहीं है हमको उसके यहाँ पे जो अंक है उनका गुणा करना है। जैसे कि यहाँ पे बी में और यहाँ पे सी है, यहाँ पे इन दोनों में ए तो है नहीं, तो हम क्या गुणा करेंगे, 5 और गुणे 7 करेंगे। फिर ऐसे हमको बी का निकालना है अब, तो बी वाले में क्या करेंगे, यहाँ पे 2 का गुणा और 7 का गुणा करेंगे, तो 2 गुणे 7 = 14 हो जाएगा। फिर हमको ऐसे ही सी का निकालना है, तो सी में किसका गुणा होगा, 2 गुणे 5 का, 10 हो गया। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं 35, 14 और 10, हमारा ये रेशियो निकल के आ गया ए बी और सी का डायरेक्ट। इसका एक दूसरा तरीका भी है, 2 का, 5 का और 7 का आप सीधे सीधे एलसीएम ले लीजिए। आप एलसीएम लेंगे तो आपको छोटी छोटी संख्या मिलेगी। 70 ऐसा नंबर है जो इन तीनों से कट जाएगा। अब 70 में क्या कीजिए कि 70 में आप इससे सीधे भाग दीजिए 2 से, तो 70 में 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, डायरेक्ट आ गया ये 35। 70 में आप 5 से भाग देंगे तो डायरेक्ट आ गया ये 14, और 70 में आप 7 से भागेंगे तो डायरेक्ट आ गया आपका ये 10। तो 35, 14 और 10, तो ये दोनों तरीका बहुत आसान है, आप इसमें से कोई भी तरीका यूज कर सकते हैं। अगला तरीका देखते हैं। अगला तरीका है, अगर हमारा इस प्रकार से रेशियो दिया हो भिन्न के रूप में, 2/7 गुणे अनुपात 3/5B और 7/8C। इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका होता है एलसीएम का मेथड। ठीक, हमने जो ये तरीका यहाँ पे सीखा था ये वाला, इसी तरीके का हम लोग यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भिन्न नहीं है, यहाँ पे पूर्ण संख्याएं दी गई हैं। लेकिन अगर भिन्न है, यहाँ पे देखिए पूर्ण संख्या है, तो आप दोनों तरीका यूज कर सकते हैं। लेकिन जब भिन्न आ जाएगी तो आपको केवल दूसरा तरीका यूज करना है। जो अंश वाला हिस्सा है, देखिए 2 का, 3 का
और 7 का, इसका आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। तो आप देख रहे हैं कि तीनों जो है संख्याएं वो अभाज्य संख्याएं हैं, और आपको ये भी पता होगा कि जो अभाज्य संख्याएं हैं उनका जो एलसीएम होता है वो उनका गुणनफल ही होता है। तो 2 गुणे 3 और गुणे 7, तो 7 रखे 21 21 दूनी 42, तो इसका एलसीएम आ गया हमारा 42। अब हमको ए बी और सी का हमको रेशियो निकालना है, ठीक। तो ए का रेशियो निकालने के लिए हमारा जो भी एलसीएम आया है ना ये 42, उसमें आप ये जो संख्या दी हुई है 2/7, 2/7 से आप भाग दे दीजिए, बस आपको यही करना है। तो 42 में हम लोग 2/7 से भाग देंगे। अब देखिए 2 का हिस्सा जो है ये कट जाएगा, 42 से 21 बैठ जाएगा, या फिर अगर आप इसको ऐसे साफ साफ मैं लिख के बता देता हूँ, ये 42 है और गुणे 2/7, तो ये 42 है, 2 तो नीचे रह जाएगा, ये हर वाला हिस्सा तो ऊपर चला जाता है गुणा होके, तो ये हो जाएगा 7। अब 2 से इसको काटेंगे तो हो जाएगा 21, और 21 सत्ते 147 होता है, ठीक। तो ऐसे ही इसको हम लोगों ने बदला है। फिर जैसे दूसरा है हमारा 42 बटे, ये देखिए ये 3/5 है, 5 का हिस्सा चला गया ऊपर, 3 से हम लोग 42 को काटेंगे तो कटेगा ये 14 बार, तो 14 और गुणे 5 कितना हो गया, 14 पच्चे 70 हो गया। तीसरा हमारा है 42 बटे 7/8, तो 8 तो ये ऊपर चला गया यहाँ पे, 7 यहाँ पे है, तो 7 से काटेंगे 42 को, 7 छक्के 42 होता है, तो 6 और गुणे 8 हो गया, 8 छक्के 48। हमारा रेशियो निकल के आ गया 147, रेशियो 70, रेशियो 48। ये तरीका एकदम ज़बरदस्त है। अगला हम लोग देखते हैं, अगर इस प्रकार रेशियो दिया हुआ हो, जैसे कि a + b, b + c, c + a। 2023 के DI में जो क्वेश्चन एक आया हुआ था रेल वाला, वो क्वेश्चन इसी प्रकार था, लेकिन उसमें समस्या क्या थी कि उसमें जो है वो ये जो रेशियो दिया गया था वो 5 अंकों तक दिया गया था। उसमें वैसे भी आप ये तरीका लगा सकते थे, लेकिन थोड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड पड़ता, थोड़ा कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे ये देखते हैं। हम लोग को पहले निकालना है ए का रेशियो, ठीक है। a + b का सम्मिलित रूप से रेशियो 5 है, b + c का सम्मिलित रूप से 7 है, c + a का सम्मिलित रूप से 6 रेशियो दिया गया है। a का रेशियो निकालने के लिए आप क्या करेंगे कि जिसमें देखिए यहाँ पे 5 में a है और 6 में a है। a हमको यहाँ पे दिख रहा है और हमको a यहाँ पे दिख रहा है, तो हमको जहाँ जहाँ पे a दिख रहा है आप उसको जोड़ देंगे। जैसे कि 5 को और आप 6 को जोड़ देंगे, और जिसमें a नहीं दिख रहा है, जैसे b और c में a नहीं है, तो उसको आप घटा देंगे। तो 6 और 5 11, और -7, 11 में से 7 गया, हमारा निकल के आ गया a का रेशियो 4। अब ऐसे ही हम b का निकालेंगे, हम देखेंगे b कहाँ कहाँ पे है। तो b हमको यहाँ पे दिख रहा है और हमको b यहाँ पे दिख रहा है, मतलब कि इसमें है और इसमें है। तो 7 और 5 कितना हो गया, 12 हो गया, और 12 में से जो जिसमें b नहीं है उसको घटा देंगे, तो 12 में से 6 गया, 6 आ गया। ऐसे ही c का हम लोग देखेंगे किसमें किसमें c है, देखिए c यहाँ पे है और c यहाँ पे है, तो 7 और 6 इसको जोड़ देंगे 13, और 13 में से 5 निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा 8। अब हमारा रेशियो निकल के आएगा डायरेक्ट a b और c का 4 6 और 8। अब चूंकि यहाँ पे ये 2 से कट रहा है, तो अब 2 से इसको कट कर दीजिए, 2 3 4 का रेशियो आ गया, ये नहीं कटता तो हमारा एग्जैक्ट वैल्यू, हमारा यही आंसर आ जाता है। अब हमने सीख लिया है तीनों तरीका। पहला तरीका हमने क्या सीखा, पहला तरीका हमने सीखा कि जो नॉर्मल रेशियो होता है ये वाला, इसमें अगर हमको a का मान चाहे b का मान निकालना है तो हम लोग निकाल सकते हैं। दूसरा हमने सीखा कि अगर ये अंक से किसी गुणा है, ठीक, हम लोग ये निकाल सकते हैं। इसके लिए हमने 2 तरीका सीखा, एक नॉर्मल तरीका और एक एलसीएम वाला मेथड। अब इसमें हम लोग तीसरा देखें कि जो भिन्न वाला मेथड है, भिन्न वाला हम लोग क्या किए, एलसीएम निकाल के ये जो भिन्न है उससे भाग दे दिए हैं, ठीक, हमारा रेशियो आ गया है। और चौथा तरीका हम लोगों ने सीखा कि ए और बी का अगर सम्मिलित रूप से अगर रेशियो मिला करके दिया हुआ है तो उसको कैसे निकालेंगे, ठीक। तो ये 4 तरीके हैं, ये किसी प्रकार के प्रश्न में भी ये काम आ जाएंगे, ठीक, किसी भी प्रकार की DI भी उसमें लग जाएंगे। अब हम अगला देखेंगे एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम हम कहते किसको हैं, एलसीएम कहते हैं हमारा जो सबसे छोटा जो कॉमन नंबर होता है, जो इन सभी नंबर से डिविजिबल हो, इसको एलसीएम का हम कॉन्सेप्ट समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम कहते हैं कि 12 का, 15 का और 20 का एलसीएम निकालने को कहा जाए, तो पहले हम देखेंगे कि 12 से 12 के मल्टीपल कौन कौन से हैं। तो 12 × 12, 12 दूनी 24, 12 3 36, 12 4 48, 12 25 60, 12 6 72, 12 7 84। ऐसे हम 15 का देखेंगे, 15 15 15 दूनी 30, 15 3 45, 15 4 60, 15 5 75, 15 6 90, और ऐसे आगे बढ़ता चला जाएगा। फिर ऐसे 20 का, 20 40 60 80 100 120 140।
अब यहाँ पे क्या लिखा है, स्मॉलेस्ट है, स्मॉलेस्ट एकदम लीस्ट। तो सबसे छोटा नंबर हमारा कौन सा है जो हमको इन तीनों में सबसे कॉमन मिलता है? तो देखिए यहाँ से आप बढ़ते जाएंगे तो आपको 60 पहले दिख रहा है, यहाँ से भी 60 और यहाँ से भी 60, मतलब ये 60 नंबर हमको ऐसा मिला जो तीनों में कॉमन है और ये तीनों में सबसे छोटा नंबर है कि हमको जो मिल गया। ठीक, तो हमारा एलसीएम हो गया कितना, 60। अब एलसीएम निकालने का हम लोग तरीका देखेंगे, किस किस तरीके से हम लोग एलसीएम निकाल सकते हैं। सबसे कॉमन तरीका जो हम लोग को बचपन से सिखाया गया है, जैसे 12, 15 और 20 का एलसीएम हम लोग को निकालना है, तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे एक टेबल बना लेते हैं, 12, 15 और 20 लिख लिए और देखेंगे इसमें किस से किससे कट रहा है। तो ये 20 है और ये 12 है, ये 2 से कट रहा है, तो अब इसको 2 से डिवाइड करिए। 2 से करेंगे तो जाएगा 6 बार, ये जाएगा 10 बार, और 15 तो डिविजिबल नहीं है। अब फिर देख रहे हैं कि 6 और 10 ये 2 से डिविजिबल होगा, तो अब 2 से फिर से डिवाइड करेंगे, तो 2 से जाएगा ये 3 बार, और 2 पच्चे 10 होता है। अब आप देख रहे हैं कि 3 है, 15 और 5 है। अब आप देख रहे हैं कि 5 भी 5 से डिविजिबल है, 15 भी 5 से डिविजिबल है, तो 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 तो ऐसे सीधे सीधे उतर जाएगा, 5 3 15 और 5 1 कम 5 हो गया। फिर 3 और 3 आ गया, ये भी 3 से डिविजिबल है, तो अब 3 से कर देंगे तो 1 आ जाएगा। अब इन सभी का गुणा कर लेंगे, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 पच्चे 20 और 20 तिहाई 60, हमारा ये 60 एलसीएम आ गया। अब आपको एक चीज़ मैं बता दूं, देखिए प्राइम नंबर, प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या है, जैसे कि मान लीजिए 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है। यहाँ तक जानना बहुत है। हम लोग का जो दूसरा तरीका है, इसमें प्राइम नंबर का ही यूज होगा। इसमें हमको जो भी अंक दिया जाएगा हम उसको प्राइम नंबर में तोड़ेंगे। देखिए प्राइम नंबर में उसको हम तोड़ देंगे अभाज्य संख्याओं को। जैसे कि प्राइम नंबर हमारे कौन से हैं, 2 3 5 7 11 13, ये सारे हमारे प्राइम नंबर हैं। जैसे मान लीजिए 12 है, 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग 12 को लिख सकते हैं 4 गुणे 3, 4 तिहाई 12 होता है। अब 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 को हम लोग लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए 4 है, 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणे 2, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2, ये लिख सकते हैं। तो 2 की पावर 2 और गुणे 3, हमने इसको एकदम अभाज्य संख्या में ही तोड़ना है, क्योंकि जैसे हमारा जो आधार वाला अंक है वो अभाज्य संख्या ही होना चाहिए। ठीक, दूसरा है हमारा 15, 15 को हम लोग 3 गुणे 5 के अलावा और तो कुछ लिख नहीं सकते हैं। ठीक, 3 पचे 15 हो गया। अगला है हमारा 20, 20 का कितना हो गया, 4 गुणे 5 होता है 20, और 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और गुणे, देखिए गड़बड़ हो गया, ये 2 का स्क्वायर गुणे ये 5 है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका हाईएस्ट पावर लेंगे। हमको क्या करना है, ये हम लोग ये तीनों अंक जो निकाला है, ये गुणनखंड जो निकाला है, इसका हम लोग क्या लेंगे, सबसे ऊंची वाली पावर लेंगे। हम लेंगे पहले 2, हमारा जो अभाज्य पहली अभाज्य संख्या क्या आती है, 2 आती है। तो 2 का हाईएस्ट पावर कहाँ पे है, 2 की पावर 2 यहाँ पे है, 2 की पावर 2 यहाँ पे है, लेकिन दोनों जगह पावर 2 ही है। कहीं पे अगर पावर 3 होता तो हम 2 की पावर 3 लेते, तो 2 की पावर 2 हमको यहाँ मिल गया। फिर हम 3 का देखेंगे, 3 का पावर कहाँ पे, देखिए यहाँ भी 3 आया है, यहाँ भी 3 आया है, तो 3 का पावर जब कुछ नहीं तो यहाँ पे 1 ही लगेगा, तो हम 3 सीधे सीधे उतार दिए। फिर हम देखेंगे अगला संख्या क्या है, 5 है, 5 का पावर यहाँ पे 1 है, 5 का पावर यहाँ पे 1 है, तो सीधे सीधे 5 उतार दिए। तो हो गया 4 गुणे 3, ये 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 बराबर हो गया 4, तो 4 गुणे 3 4 3 12, 12 पच्चे 60। तो इस तरीके से भी हमारा जो है वो एलसीएम जो है वो 60 आ गया। अब यहाँ पे एक लाइन है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी दो अभाज्य संख्याएं हैं, जैसे कि यहाँ पे 5 और 7 का यूज किया गया है, ठीक, चाहे 7 और 13 का है, तो कोई भी दो अभाज्य संख्या है, तो दो अभाज्य संख्याओं का जो एलसीएम होता है वो हमेशा उनका गुणनफल होता है। जैसे दो संख्याएं हमारी हैं 5 और 7 हैं, तो इसमें कोई कॉमन नंबर तुमको दिख नहीं रहा है, क्योंकि हम 5 का अगर हम गुणनखंड करेंगे तो 5 का क्या होता है, 5 गुणे 1 होता है। 7 का गुणनखंड क्या होता है, 7 गुणे 1 होता है। अब हमको यहाँ पे क्या दिख रहा है, हमको यहाँ पे दिख रहा है प्राइम नंबर कितना है, 1 है, और ये 5 की पावर 1 हो जाएगा और ये 7 की पावर 1 हो जाएगा, तो हमको फिर से तो वही मिला, 5 गुणे 7 गुणे 1 मिल गया। तो मतलब ये है कि कोई भी अगर दो प्राइम नंबर है अभाज्य संख्या, तो उनका गुणनफल जो है वो, उनका जो गुणनफल है वो उनका एलसीएम होता है। जैसे कि 7 और 13 है, तो 13 से 91, 91 इसका एलसीएम हो गया। दूसरा, इसमें कोई भी दो सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य मतलब कि को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर का भी जो एलसीएम होता है वो उनका गुणनफल ही होता है। देखिए आप लोग को थोड़ा सा अंतर, एक होता है प्राइम नंबर
ये जानना जरूरी है। देखिए प्राइम नंबर, एक होता है को प्राइम। प्राइम नंबर में क्या होता है कि जो दोनों संख्याएं हैं, ये दोनों संख्याओं का प्राइम होना जरूरी है। जैसे कि 3 हो 5 हो, ठीक, 5 हो 7 हो, इस टाइप का संख्या होनी चाहिए। लेकिन जो को प्राइम नंबर होता है, को प्राइम नंबर में यही होता है कि जो दोनों संख्याएं आप यूज कर रहे हैं, ये जरूरी नहीं है कि वो दोनों प्राइम नंबर ही हों। उसमें से कोई एक प्राइम नंबर अगर है, जैसे मान लीजिए 3 है और हम ले लें 11 है, तो इसका मतलब हुआ कि इन दोनों का गुणनफल जो है वो कॉमन नहीं होना चाहिए। जैसे कि 3 का गुणनफल कितना हो गया, 3 गुणे 1 हो गया। 11 का कितना, 11 नहीं, यहाँ पे आप ऐसे लीजिए 3 गुणे, आप यहाँ पे 8 ले लीजिए, मान लीजिए 3 गुणे 8, 8 का गुणनफल कितना होता है, 8 का गुणनफल होता है 2 गुणे 2 गुणे 2। तो यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है, तो दोनों में कॉमन तो हमको कुछ मिला नहीं, तो ये हो गया को प्राइम नंबर। तो प्राइम में को प्राइम में यही थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जैसे को प्राइम नंबर है कि 5 और 9 है, तो 9 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 9 को हो जाएगा 3 गुणे 3। तो 3 गुणे 3 में और 5 में हमको कुछ कॉमन तो मिला नहीं, तो इसका गुणनफल, इसका जो गुणनफल होगा वही इसका एलसीएम हो जाएगा। जैसे कि 7 है और 12 है, 7 और 12 का हो जाएगा 84। लेकिन मैं जो तरीका यूज करता हूँ, वैसे आप ये सारा तरीका यूज कर सकते हैं, लेकिन इसका जो, अगर आप इस तरीके को प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये तरीका बहुत जल्दी समझ में भी आ जाएगा और इससे जल्दी आप कैलकुलेशन कर भी सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए नंबर है 24, 30 और 40, आपको इसका एलसीएम निकालना है, ठीक। ये बड़ा नंबर भी थोड़ा सा है, तो उसका एलसीएम निकालने का जो सबसे आसान तरीका यही है कि आप जो सबसे बड़ा नंबर है, आप उसको क्या कीजिए कि आप सीधे लिख लीजिए 40, ठीक। आपको ये पता है कि जो 40 नंबर मैंने लिखा है उसका गुणनखंड, उसके गुणनखंड में क्या क्या आता है, तो उसके गुणनखंड में देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5, मतलब कि 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 पच्चे 40। आपको ये जो आपको ये सारा कैलकुलेशन मन में करना है। ये जो 40 है, आपको एक चीज़ ये भी ध्यान देना है कि जो कैलकुलेशन मैं कर रहा हूँ इसमें सारी की सारी अभाज्य संख्याएं ही यूज होनी चाहिए। जैसे कि अगर 6 आ रहा है तो उसको 6 नहीं लिख सकते हैं, आप 6 को तोड़ देंगे 2 और 3 में। अब आपने 40 लिख लिया है, ठीक। अगला नंबर आपका आता है 30। 30 को आप मन में विचार करिए कि 30 में आप क्या क्या कर सकते हैं। 30 में आता है 5 गुणे 6, चाहे 10 गुणे 3, आप ये तो कर सकते हैं। तो 5 आपने क्या लिखा, 30 में आप कर सकते हैं 5 गुणे 6, देखिए 5 गुणे 6 कर सकते हैं, 10 गुणे 3 कर सकते हैं। तो आपने ये ध्यान दिया होगा कि हमने जो 40 जो नंबर यूज किया है, इसमें 40 में लोग क्या लिख सकते थे, 10 गुणे 4 लिख सकते थे, ठीक। तो यहाँ पे जो आपने ये निकाला है 10 गुणे 3, तो इसमें 10 तो इसमें पहले से ही, देखिए यहाँ पे 10 पहले से ही है, और आपका यहाँ पे 4 है, लेकिन यहाँ पे 3 आपका कोई एक्स्ट्रा मिल गया, तो आपने 3 से गुणा कर दिया। अब आप समझ गए होंगे, आपको जो भी अंक एक्स्ट्रा मिल रहा है आप केवल वहाँ पे उससे गुणा कर देंगे बस। तो यहाँ पर हमने 3 से गुणा कर दिया। अगला अंक देखते हैं क्या आता है, 24 है। 24 में क्या होता है, 24 में 8 गुणे 3, हम लोग 24 लिख सकते हैं, 8 गुणे 3 होता है। और आपको ये पता होगा ही कि 40 है, तो 40 का होता है 8 गुणे 5, 8 पंजे 40 होता है। तो आपको 8 तो यहाँ पे मिल ही गया, ठीक। और 8 गुणे 3 होता है, तो 3 भी आपको पहले से मिल ही गया, मतलब और आपको किसी एक्स्ट्रा अंक का गुणा आपको नहीं करना है। मतलब ये जो 40 गुणे 3 है, आपका यही एलसीएम हो जाएगा 120। आप इसको 2-3 नंबर आप लेके आप खुद से इसको प्रैक्टिस जब करेंगे 4-5 क्वेश्चन, तो आपको ये एकदम क्लियर हो जाएगा। अब अगला है हमारा HCF, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, जैसे मान लीजिए 2 अंक हमारा है, 32 है और 40 है। इसको हम लोग देखते हैं कि किस किस नंबर से ये डिविजिबल है। तो 32 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, 8 से भी कट जाएगा, 16 से भी कट जाएगा और 32 से भी कट जाएगा। चूंकि संख्या 32 है तो इससे आगे हम लोग जा नहीं सकते हैं। फिर हमारी संख्या आती है 40। 40 किससे कटेगा, 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 5 से कटेगा, 8 से, 10 से, 20 से और 40 से। अब आप ये देख रहे हैं, आप इस साइड से चलिए, आपको देखिए आपको कौन सा नंबर सबसे पहला नंबर दिख रहा है कि जिसमें दोनों कॉमन मिल जाए। तो 8 हमको यहाँ भी मिला, 8 हमको यहाँ भी मिला, ठीक है। तो हमारा HCF कितना हो जाएगा, हमारा HCF हो जाएगा 8। HCF का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो यही है कि आपको सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा मिल रहा है कि जिससे ये संख्या जो है वो डिविजिबल हो जा रही है, ठीक। 8 से ऊपर ऐसा कोई अंक नहीं है। आप जैसे कि 8 से ऊपर अब ना तो 10 से डिविजिबल हो जाएगा दोनों अंक, ना 12 से हो जाएगा, ना 16 से हो जाएगा, ना 20 से हो जाएगा। कोई ऐसा अंक नहीं है कि जिससे ये दोनों संख्याएं एक साथ डिविजिबल हो जाएंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। कोई भी दो संख्याएं अगर हैं और कहा जाएगा उसका आप HCF निकालिए,
तो HCF जो होता है कभी भी उन दोनों संख्याओं के अंतर से बड़ा नहीं हो सकता है। ठीक, जैसे कि यहाँ पे 32 है और 40 है, तो 32 और 40 का हमारा अंतर कितना आता है? 32 और 40 का अंतर हमारा आता है 8। ठीक, तो इसका HCF होने की किस किस अंक की संभावना है? अब देखिए HCF की हम लोग संभावना देखेंगे। तो पहले तो हमारा अंक निकल के आ गया 8, क्योंकि हमको पता है कि इन दोनों के अंतर से तो बड़ा HCF हो ही नहीं सकता है। तो पहला अंक हमारा आ गया 8। मान लीजिए कि अगर 8 से ये दोनों अंक अगर नहीं कटते तो हम क्या करते कि हम इसको और तोड़ते, ब्रेक करते। 8 हम लोग क्या लिख सकते थे? 2 गुणे 4। फिर 8 से छोटा हमारा कौन सा अंक है? 4। फिर हम देखते हैं कि 4 से क्या ये दोनों अंक डिविजिबल हैं? अगर डिविजिबल अगर फिर भी नहीं होते तो फिर हम उससे छोटे पे आते 2 पे। फिर हम देखते 2 से डिविजिबल है कि नहीं डिविजिबल है, तो हमको एक ना एक अंक कोई मिल ही जाएगा। जैसे कि उदाहरण के तौर पे हम लोग यहाँ पे देखते हैं 42 है और 91 है। हमको इसका अगर हमको LCM अगर निकालना है तो LCM इसका कैसे निकलेगा? पहले हम इन दोनों का अंतर निकालेंगे। देखिए 42 और 91 का अंतर निकालेंगे, तो 91 में से 42 जब जाएगा तो आ जाएगा 49। ठीक, अब हम लोग देखेंगे कि 49 से कोई संख्या डिविजिबल है कि नहीं है। तो 49 से तो कोई डिविजिबल होगा नहीं, क्योंकि ये तो 42 है, ये तो इससे छोटा ही छोटा है। अब हम क्या करेंगे कि ये जो संख्या हमारी 49 है इसको हम लोग अब तोड़ेंगे, ब्रेक करेंगे। तो 49 हम लोग ब्रेक कर सकते हैं 7 गुणे 7 में। ठीक, तो हमारी एक संख्या निकल के आ गई 7। ये तो मान लीजिए लक बाई चांस दोनों अंक सेम आ गए, अंक अलग अलग भी आते हैं। तो 7 गुणे 7 आ गया। अब हम पहला अंक उठाएंगे 7। 7 से देखेंगे डिविजिबल है क्या? तो 7 से 42 डिविजिबल है और 7 से 91 भी डिविजिबल है। तो हमारा HCF जो निकल के आ गया वो हमारा निकल के आ गया 7। अगला देखते हैं उदाहरण, जैसे कि मान लीजिए 72 है और 56 है। इन दोनों का अंतर आप निकाल लीजिए। 72 और 56 का अंतर निकल के आ गया 16। तो 16 से हम पहले अंतर से हम डिवाइड करेंगे, तो देखेंगे अंतर से डिविजिबल है। तो 16 से 72 तो डिविजिबल नहीं है और 16 से 56 भी डिविजिबल नहीं है। अब 16 आ गया, अब इसको तोड़ेंगे उससे छोटे अंक में। देखिए पहले आप कोशिश ये करेंगे कि छोटे से छोटे अंक में आप तोड़ने की कोशिश करेंगे। जैसे आप यहाँ सीधे 4 गुणे 4 आप नहीं लिख सकते हैं। ठीक, आप इसको लिख सकते हैं, पहले आप 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 गुणे 8 आप पहले ऐसे करेंगे। आप सीधे गुणे 4, चाहे इसको आप अगर 3 से डिविजन होता है, जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे अंतर अगर 15 आता तो आप ऐसे पहले 2 से तो होगा नहीं, तो 3 गुणे 5 आप करते हैं। ठीक, तो 16 है, तो 16 को हम तोड़ेंगे 2 और 8 में, तो उसमें 8 देखिए बड़ा है, तो हम पहले 8 से डिवाइड करेंगे। तो 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 से जाएगा 8 9 72 और 8 7 56, मतलब कि 8 से हमारे दोनों का डिविजिबल हो गया। तो हमारा HCF कितना आ गया? 8 आ गया। ठीक, अगला देखते हैं क्वेश्चन। 32 है, 72 है और 76 है। ठीक, इसमें अब यहाँ पे 3 संख्याएं दी गई हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, जब भी 3 संख्याएं दी गई रहती हैं तो हम देखेंगे कि ऐसा हम संख्या उसमें सेलेक्ट करते हैं कि जिसमें जो अंतर हमको दिख रहा है वो हमको कम से कम दिखे। जैसे कि 32 और 72 का अंतर बहुत ज़्यादा है, 32 और 76 का अंतर हमको बहुत ज़्यादा दिख रहा है। लेकिन आप देखेंगे 72 और 76 का जो अंतर है वो आपको सीधे सीधे 4 दिख रहा है, या आपको छोटा अंतर एक दिख रहा है। ठीक, तो छोटा अंतर जो दिख रहा है हम उसी को ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो हमको 4 अंतर दिख गया। अब हम देखेंगे कि क्या 4 से तीनों अंक डिविजिबल हैं। तो 4 से 32 भी डिविजिबल हो जाता है, 4 से 72 भी डिविजिबल है, 4 से 76 भी डिविजिबल है। तो हमारा HCF हो गया 4। अब एक बड़ा अंक लेके देखते हैं। बड़ा अंक जैसे हमारा हो गया 306 है और 391 है। तो इन दोनों का अंतर हम लोग निकालेंगे। अंतर हमारा आ गया कितना? 85 आ गया। हम देखेंगे क्या 85 से ये दोनों अंक डिविजिबल हैं? तो 85 से ना तो ये डिविजिबल है ना तो ये डिविजिबल है, दोनों नहीं है। फिर हम इसको 85 को ब्रेक करेंगे। तो 85 को हम लोग देखिए यहाँ पे मैं करके दिखाता हूँ। 85 को अब 2 से कर नहीं सकते हैं क्योंकि ये तो दशमलव में आ जाएगा। 3 से 85 डिविजिबल है नहीं, आप नहीं कर सकते हैं। 4 से डिविजिबल है नहीं, फिर आप क्या करेंगे? फिर आप 5 से डिविजिबल देखेंगे। देखिए 5 से डिविजिबल है ये, तो 5 से 85 कितना हो जाएगा? 17 पच्चे 85। तो जब 17 पच्चे 85 आया है, ये ध्यान दीजिए, देखिए 5 गुणे 17 आया है। तो आप इन दोनों में ये दोनों से अगर ये दोनों से डिविजिबल हो जाते हैं तो आप करेंगे क्या? पहले हम उठाएंगे बड़ा अंक, ठीक है, क्योंकि हमको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए ना, छोटा फैक्टर तो हमको चाहिए नहीं। तो हाईएस्ट इसमें कौन सा है? 17 है। तो हम 17 से भाग देंगे। अब 17 से आप भाग दीजिए, 17 से कितना बढ़ जाएगा? 17 कम 17 बच गया 13 और 136, 17 136, तो ये भी कट गया। और 17 से इसको भाग दीजिए, 17 दूनी 34 बच गया 5 51, 17 51, तो ये भी कट गया। मतलब कि 17 से भी डिविजिबल हो गया ये, 5 से भी डिविजिबल तो है यहाँ पे ये, लेकिन हमको लेना है हाईएस्ट फैक्टर। बट 17 इज द लार्जेस्ट नंबर। तो हमारा HCF कितना निकल के आ गया? 17।
अब HCF निकालना इससे बाहर अब नहीं आता है, इसमें सारा जो है वो कवर हो गया है। दूसरा तरीका हम लोग देखते हैं, एक अगला उदाहरण 323, 456 और 703, ये तीनों अंक बहुत बड़े हैं। तो हमने क्या कहा, हमने ये कहा कि आप देखेंगे किसमें गैप कम है। तो 323 में और 456 ये दोनों आसपास हैं। चूंकि ये 400 से 700 गया है तो यहाँ पे 300 के आसपास का अंतर दिख रहा है, और ये 300 से 400 तो 100 के आसपास होगा। तो इसमें से आप इसको घटा दिए, अंतर हमारा निकल के आएगा 133। अब 133 से हम डिविजिबल करेंगे, ये डिविजिबल होगा नहीं, ये डिविजिबल है नहीं, ये डिविजिबल है नहीं, तीनों अंक डिविजिबल नहीं है। अब हम क्या करेंगे, कि जो हमारा जो 133 अंक निकल के आया है, अब इसको हम ब्रेक करने की कोशिश करेंगे कि इसमें ये ब्रेक होता है। तो जिसको भी टेबल याद होगा तो उनको ये पता होगा कि 19 गुणे 7, 19 सत्ते 133 होता है। ठीक, तो 19 सत्ते 133 जब होता है तो इसमें 7 और 19 में बड़ा अंक हमारा है 19। अब आप इसमें 19 से इसमें आप डिवाइड करेंगे तो 19 से आपका 323 भी डिविजिबल है, 456 भी डिविजिबल है और 703 भी डिविजिबल है। तो हमारा HCF हो गया 19। अब हमारा टॉपिक है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क में जो बेसिक कॉन्सेप्ट वो बताऊंगा मैं, और उसमें थोड़ा सा एडवांस मैं जाने की कोशिश करूंगा। पहले मान लीजिए कोई काम है और कुल काम की संख्या अगर 100 है और कुछ आदमी हैं, चाहे मान लीजिए कोई एक ही व्यक्ति है, जो एक दिन में 5 काम करता है, तो टोटल वो कितना समय लेगा 100 काम को करने में। तो 100/5 कितना निकल के आ जाएगा, 20 दिन। एक दिन में अगर वो 20 काम कर रहा है तो उसका ये हो गया क्षमता, उसको हम लोग क्या कहेंगे, क्षमता कहेंगे, चाहे उसको हम लोग कहेंगे पर डे वर्क। तो टोटल वर्क हमारा कितना हो गया, टोटल वर्क हो गया कि एक आदमी की कितनी क्षमता है और उस क्षमता के साथ वो कितने दिनों तक वो काम करता है। तो एक आदमी 5 काम अगर कर रहा है 20 दिनों तक तो हमारा 100 कार्य निकल करके आ गया। टोटल वर्क हमारा क्या हो गया, क्षमता गुणे दिनों की संख्या। अब हम देखेंगे इसमें कुछ होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, कुछ होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और इस रेशियो का बहुत यूज होता है इस कैलकुलेशन में। जैसे अगर हमारा जो टोटल वर्क है, अगर निश्चित हो जाए कि हमारा टोटल काम अगर 100 ही है, ठीक, हमारा काम 100 है और उसमें हम भिन्न भिन्न मजदूरों को लगाएंगे जिनकी क्षमता अलग अलग है, तो उसके हिसाब से दिनों की संख्या जो है वो बदलती रहती है। तो अगर ये हमारा कांस्टेंट अगर वैल्यू हो गया तो हमारी क्षमता जो है ये तो यहीं रहेगी, दिनों की संख्या हमारी नीचे आ जाएगी, मतलब 1 यहाँ पे डेज और ऊपर हो जाएगा क्षमता मतलब इफिशियंसी। तो हमको ये इक्वेशन एक मिलता है कि क्षमता जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है दिनों की संख्या से, या फिर दिनों की संख्या जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है क्षमता से। मतलब अगर कोई एक काम है उस पर हमने 2 व्यक्ति लगाए, एक आदमी एक दिन में 1 काम कर सकता है और दूसरा व्यक्ति एक दिन में 2 काम कर सकता है, तो टोटल वो कितना दिन लेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि हमारा काम कितना था, हमारा काम था 100, हमने 2 आदमी लगाए, टोटल काम तो 100 ही है। एक आदमी है जिसकी क्षमता 1 है, एक आदमी है जिसकी क्षमता 2 है, एक दिन में ये 2 काम करता है, ये एक दिन में 1 काम करता है, तो कितने दिन लेंगे। तो इसको 100 से करेंगे तो ये हो जाएगा 100 दिन लेगा, ये इसको करेंगे तो हो जाएगा 50 दिन लेगा, और इसको आप डिवाइड कर दीजिए 5 किससे कटेगा, ये 50 से कट जाएगा तो हो जाएगा 2 और 1, मतलब कि क्षमता के विपरीत दिन व्यक्ति मजदूर जो है वो लेंगे। या फिर मान लीजिए कि अगर हमको दिन दिया हुआ है पहले कि एक आदमी है वो 2 दिन में 1 काम करता है और दूसरा जो है वो 1 दिन में 1 काम करता है, तो इनकी क्षमता कितनी हो गई। चूंकि ये देखिए ये 2 दिन में 1 काम कर रहा है, नहीं ये 2 क्षमता के साथ काम कर रहा है, तो इसका रेशियो इधर आ गया और इसका रेशियो इधर चला गया। जितना ये दिन ले रहा है क्षमता जो है वो उसका विपरीत हो जाएगा। आप ये ध्यान दीजिएगा, इसका बहुत यूज पड़ता है इस कैलकुलेशन में। हमने कहा था कुल कार्य बराबर क्षमता गुणे दिनों की संख्या, तो यहाँ से हम क्षमता को निकाल सकते हैं। क्षमता बराबर क्या आ गई, जैसे कि टोटल कार्य अगर 100 है और 5 दिन में हम काम कर रहे हैं तो 20 दिन प्रति कार्य हो गया। फिर ऐसे ही ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मजदूरी जो होती है वो कुल कार्य के अनुपात में दी जाती है। जैसे अगर 100 रुपया मजदूरी दी गई है, कोई काम है जिसके लिए 100 रुपया मजदूरी दी गई है और 2 व्यक्ति हैं वो काम कर रहे हैं
और अगर उनका जो काम का रेशियो है, एक आदमी अगर 3 काम करता है, दूसरा आदमी अगर 7 काम करता है, ठीक, मान लीजिए टोटल अगर 10 काम है और उसको एक 3 काम कर रहा है, एक 7 काम कर रहा है, तो टोटल 7 और 3 हमारा होगा, टोटल 10 काम हो गया। हम 10 काम के लिए कितना दे रहे हैं, 100 रुपया दे रहे हैं, तो एक काम के लिए कितना देंगे, 10 रुपया देंगे। तो पहले आदमी को कितना मिलेगा, ये 3 काम कर रहा है तो 10 गुणे 3, ये 30 रुपये इसको मिलेगा। दूसरा आदमी है वो 7 काम कर रहा है, उसको कितना मिलेगा, 70 रुपये मिलेगा। तो इम्पॉर्टेंट इसमें ये है कि हमारा जो मजदूरी मिलता है वो कुल कार्य के अनुपात में ही मिलता है, जितना जितना कोई व्यक्ति कार्य किया होता है। ऐसे ही हमारी जो क्षमता होती है वो भी कुल कार्य के रेशियो में ही होती है। जैसे अगर 2 व्यक्ति हैं, ए और बी हैं, और इनकी क्षमता अगर देखी जाए, पहले व्यक्ति की क्षमता 1 है, मतलब एक दिन में ये 1 काम करता है, दूसरे व्यक्ति की क्षमता 3 है, एक दिन में 3 काम करता है, तो टोटल कितना काम करेंगे। सिंपल सी बात है, जिसकी क्षमता जितनी ज़्यादा होगी और दिन तो निश्चित है, तो कितने कार्य वो ज़्यादा करेंगे। तो ये एक दिन में 1 काम करता है, 5 दिन काम करेगा तो ये 5 कार्य करेगा, और 3 कार्य करता है एक दिन में, तो 5 दिन हो गया, ये 15 कार्य करेगा। ठीक, तो ये 5 कार्य करेगा और ये 15 कार्य करेगा। 5 दिनों का कार्य अगर हमको मान लीजिए निकालना है तो ये यहाँ से ऐसे निकल जाएगा। अगला देखते हैं, कुल कार्य का सूत्र होता है। कुल कार्य का सूत्र क्या है, कितने आदमी हैं, आदमी की संख्या गुणे कितने दिन तक वो काम कर रहे हैं, और एक दिन में कितने समय तक काम कर रहे हैं, और उनकी क्षमता क्या है। ठीक, जैसे मान लीजिए एक दिन में अगर 2 आदमी काम कर रहे हैं, ठीक, और वो 5 दिन तक काम कर रहे हैं, और हर दिन वो 8 घंटे काम कर रहे हैं, और हर आदमी की क्षमता जो वो एक दिन में वो 2 काम करने की है, तो ऐसे निकल के हमारा कुल कार्य आ जाता है 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 और 160 काम हमारा ऐसे निकल के आ जाएगा। इसी प्रकार से कैलकुलेशन होती है। तो इसी पे ये जो इक्वेशन है इसका बहुत यूज होता है कि जैसे करता क्या है कि ये पूरा का पूरा दे देगा और इसमें से ये 3 दे देगा, पूछ लेगा दूसरे की क्षमता, चाहे इसमें से कोई एक डेटा गायब करके दे सकता है। ठीक, तो इसका हम लोग यूज हमेशा करेंगे। जैसे पहले व्यक्ति का ये दिन है, ये आदमी है, ये दिनों की संख्या है, ये समय है, ये एफिशिएंसी है, ये हो गया कुल कार्य हो गया। चाहे ऐसे कहता है कि इतने आदमी हैं, इतने दिन में, इतने समय में, इतनी क्षमता के साथ किसी काम का 2/3 हिस्सा करते हैं, तो यहाँ पे ये W की जगह हम लोग 2/3 लिखते हैं। तो 2/3 जब यहाँ पे लिख देंगे तो हमारा काम बचा कितना, हमारा काम बचा 1/3, तो यहाँ पे 1/3 काम बच गया। और इसमें से हो सकता है कि 2-3 वैल्यू दे दे और 1 वैल्यू ना दे, तो इस तरीके से क्वेश्चन बनता है इसमें। हाउ टू फाइंड वर्क, अब यही हमारा ये वर्क निकालने का हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है। एक व्यक्ति ए है, दूसरा व्यक्ति बी है। व्यक्ति ए जो है ये किसी काम को 15 दिन में करता है, व्यक्ति जी बी जो है किसी काम को 20 दिन में करता है। तो व्यक्ति ए और व्यक्ति बी ये इनके दिनों की संख्या है। ए बी द्वारा किसी काम को करने में लिया गया व्यक्तिगत रूप से ये समय है। अब हम एक ऐसा नंबर लेंगे जो इन दोनों नंबर से डिविजिबल हो, मतलब उसका हम लोग एलसीएम लेंगे। तो 15 और 20 का एलसीएम निकालना मैंने पहले भी सिखाया है, आप देख लीजिएगा। यहाँ पे फिर से एक बार देखिए, ये 15 है, ये 20 है। ठीक, तो 20 को आप सीधे सीधे यहाँ पे लिख दीजिए 20। अब इस 20 में क्या है, इस 20 में 5 गुणे 4 है, और इस 15 में क्या है, 5 गुणे 3 है। तो 5 गुणे, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 5 गुणे 4 था, तो 5 और 5 तो है ही, यहाँ पे 4 भी है, लेकिन हमको चाहिए 3, तो 3 नहीं मिलेगा, तो 3 से गुणा कर दीजिए, तो 20 3 60 हमारा क्या हो गया, एलसीएम निकल के आ गया। हमारा एलसीएम हो गया 60। अब इससे आप डिवाइड करिए इसको, तो 15 चौके 60 और 20 3 60, मतलब ये किसी काम को 15 दिन में कर रहा है और टोटल काम 60 है, तो 60 काम है और 15 दिन में काम कर रहा है, तो मतलब एक दिन में कितना काम करेगा, हमको ये निकल जाएगा यहाँ से। तो एक दिन में किया गया कार्य, चाहे उसकी जो क्षमता है हमारी निकल गई, ए की 4 काम एक दिन में करता है और बी जो है वो एक दिन में 3 काम करता है। तो अगर क्वेश्चन ये पूछता है कि दोनों मिल करके काम को कितने दिन में ख़त्म करेंगे, तो दोनों मिल करके अगर क्वेश्चन पूछेगा, मतलब दोनों मिल करके 4 3 7 काम एक दिन में कर रहे हैं, तो 60 काम टोटल है और एक दिन में ये 7 काम कर रहे हैं, तो 60/7 हमारा दिन लग जाएगा। अभी तो हम लोग डीआई देख रहे हैं, लेकिन जब मैथ वाला पोर्शन आता है तो मैथ वाले पोर्शन में ऐसे क्वेश्चन पूछता है। जैसे मान लीजिए कि कहता है कि ए जो है, ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि मान लीजिए ए है, ए ने स्टार्टिंग से 5 दिन तक काम किया, तो ए स्टार्टिंग से अगर 5 दिन तक काम करता है तो कितना काम किया, तो 4 गुणे 5 मतलब 20 काम पहले ए कर दिया है। उसके बाद कहता है कि अगर दोनों मिल करके काम करते हैं तो कितने दिन में करेंगे, तो 20 काम तो हमारा हो गया, बच गया 40 काम, और 40 काम बच गया है, तो ये 4 3 7,
मतलब कि 40/7 दिन ये हो गया, और मेरा 5 दिन स्टार्टिंग का हो गया, तो ये टोटल दिन हमारे दिनों की संख्या आ गई। ऐसे क्वेश्चन बनता है अलग अलग प्रकार से। अब 3 व्यक्ति का उदाहरण देखते हैं। पहला व्यक्ति ए, बी और सी 3 व्यक्ति हैं। ए 30 दिन में किसी काम को करता है, बी 25 दिन में करता है, सी 20 दिन में करता है। अब इन तीनों का एलसीएम लीजिए, एलसीएम लेंगे हम लोग। एलसीएम इसका आ गया सीधे सीधे 30। अब देखेंगे कि ये टोटल काम है और ये एक व्यक्ति का काम है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो 300/30 ये 10 काम करेगा एक दिन में। ये 300/25 ये 12 काम करेगा एक दिन में, और ये 300/20 ये 15 काम करेगा एक दिन में। तो तीनों मिलकर के अगर एक साथ काम करते हैं तो टोटल काम 300 हो गया, और तीनों मिलकर के एक दिन में कितना काम करते हैं, तो 10, 12 और 15 को जोड़ देंगे तो ये 37 आ गया। तो 300/37 दिन में इनका जो काम है वो खत्म हो जाएगा। अगला टॉपिक हमारा है प्रॉफिट लॉस। प्रॉफिट लॉस में जाने से पहले देखिए, डीआई में प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनता है, ठीक, और रेशियो पे भी क्वेश्चन बहुत बनता है। तो इन दोनों टॉपिक को अच्छे से हम लोग समझेंगे। प्रॉफिट लॉस में पहले तो कुछ टर्म होते हैं। पहले होता है हमारा कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस हम लोग सीपी लिखते हैं, और इसको हिंदी में कहते हैं लोग लागत मूल्य, ठीक, चाहे इसको हम लोग ये भी कहते हैं, हम लोग इसको कहते हैं क्रय मूल्य। क्रय मूल्य ये भी कहते हैं, क्रय मूल्य। फिर दूसरा है सेलिंग प्राइस, मतलब कि विक्रय मूल्य, इसको हम लोग एसपी लिखते हैं शॉर्ट में। तीसरा है मार्क्ड प्राइस, अंकित मूल्य। अंकित मूल्य क्या होता है, जैसे आप दुकान पे जाते हैं तो आप देखते हैं कि हर कपड़े में टैग लगा होता है, उस पर खूब ज़्यादा प्राइस, जैसे लिखा रहता है कि 5,000 का कपड़ा है, इस पर हम 40% की आपको छूट दे रहे हैं, और आपको केवल ये 3,000 में ही आपको मिल जाएगा ये। तो वो जो टैग लगा रहता है वही होता है मार्क्ड प्राइस, अंकित मूल्य। इसको हम लिखते हैं एमपी। हमको कुछ छूट मिलती है, छूट जो मिलती है वो हमेशा वो मार्क्ड प्राइस पे मिलती है, क्योंकि जो टैग लगा रहता है उस टैग पे जो रेट लिखा रहता है उसी मूल्य पे ही आपको छूट मिलती है, ठीक। फिर आता है लाभ, हमारा एक वर्ड है लाभ में, मतलब प्रॉफिट। हमको जो प्रॉफिट होता है हमेशा वो क्रय मूल्य पर होता है। जैसे मान लीजिए आप कोई सामान खरीद के ले आ रहे हैं अपने दोस्त से, आपने एक मोटरसाइकिल खरीदी 10,000 में, और आपने दूसरे दोस्त को अगर बेच दिया वो 15,000 में, तो 10,000 में आपने खरीदा है, 15 में बेचा है, तो आपको फायदा कितना हुआ, 5,000 का हुआ। लेकिन 5,000 का फायदा किसके तुलना में हुआ, इंपॉर्टेंट ये है। 10 का सामान है, आपने 15 में बेचा, आपको 5 का फायदा हुआ, तो 5 का फायदा किसके तुलना में हुआ, 15 के तुलना में तो हुआ नहीं, आपको हुआ 10 रुपये की तुलना, मतलब कि जिस रेट पर आपने उसको खरीदा था। मतलब क्रय मूल्य से ही हमेशा हम लाभ की गणना करेंगे, और हानि की भी गणना जो है हमेशा हम वो क्रय मूल्य में करेंगे। जैसे कि 10 रुपये का सामान है, अगर हमने 15 में बेचा या फिर 10 को 7 में बेचा, तो यहाँ पे हमको 5 का प्रॉफिट हुआ, यहाँ पे हमको 3 का नुकसान हुआ। लेकिन ये 5 का प्रॉफिट और 3 का नुकसान हम किसके तुलना में देख रहे हैं, तो हम 10 के तुलना में ही तो देख रहे हैं, और 10 रुपये का हमारा क्या है, कॉस्ट प्राइस, मतलब कि क्रय मूल्य हमारा है। अब आगे देखते हैं। देखिए, किसी वस्तु का जो क्रय मूल्य है हमने माना कि वो 100 रुपये है, ठीक। और जैसे कोई दुकानदार है, वो मान लीजिए कपड़ा खरीद के ले आता है, वो 100 रुपये का कपड़ा खरीद के ले आता है, ठीक। उस पर वो एक टैग लगाता है, जो टैग लगाता है वो टैग पे कितना लिखता है, 150 रुपया, मतलब कि वो 150 रुपये का, मतलब 50 रुपये का वो बेनिफिट लेगा। अब क्या होता है कि दुकान पे वो टैग लगाता है, उसको टैग लगाता है 150 का, और कहता है कि मैं आपको 10% की छूट दूंगा, आप ले जाइए, सस्ते में ले जाइए। तो ग्राहक जो होता है देखता है कि 10% की छूट मिल रही है, ठीक, 10% की छूट देके पहुंच जाता है कपड़ा खरीदने। तो जो छूट दी जाती है, आप ये ध्यान देंगे कि जो छूट दी जाती है हमेशा और हमेशा वो किस पे दी जाती है, तो ये मार्क्ड प्राइस है। ये क्या है, ये मार्क्ड प्राइस है, मतलब कि ये अंकित मूल्य है। अंकित मूल्य पर ही हमेशा जो छूट, देखिए यहाँ पे जो छूट दी जा रही है 10% की, वो मार्क्ड प्राइस पर दी जा रही है। अब ये 15 रुपया क्यों आया है, देखिए 150 का 10% कितना होगा, 150 का 10%, 15 रुपये आ गया, ठीक। तो हमेशा जो छूट है वो मार्केट प्राइस पर दी जा रही है। अब हम ग्राहक के नज़रिए से देखते हैं। जो ग्राहक है, 100 रुपये का सामान था, उसको 135 रुपये मिल रहा है। अब तो ग्राहक को तो पता नहीं कि क्रय मूल्य कितना है उसका। ग्राहक को ये दिख रहा है कि 135 रुपये का सामान है, हमको छूट पे 10% की छूट पे मिल रहा है। दुकानदार जो है, दुकानदार 100 रुपये में खरीद के लाया था, 135 में बेच रहा है, तो उसको 35 रुपये का लाभ हुआ। अब जो 35 रुपये का लाभ हो रहा है, तो वो ये जो लाभ है ये इसके कॉस्ट प्राइस पर, मतलब कि क्रय मूल्य पर हो रहा है,
ये चीज़ आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि किसके तुलना में हम लाभ चाहे हानि चाहे छूट को हम देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 35 रुपये का इसको लाभ हो रहा है और 100 का 35 रुपये कितना हो गया, 35% हो गया। तो 35% का दुकानदार को लाभ हो गया और दुकानदार ने 10% की छूट भी दे दी। अब एक होता है मार्कअप प्राइस। मार्कअप प्राइस क्या होता है? मार्कअप प्राइस हमेशा क्रय मूल्य के आधार पर किया जाता है, ये ध्यान दीजिएगा। क्रय मूल्य 100 रुपया था किसी भी कपड़े का, 100 रुपये का सामान वो लेके आया और उसने सीधे टैग लगा दिया, 150 का उसने टैग लगाया, तो 50 रुपया उसने मार्कअप कर दिया। मतलब कि जो उसका रेट था उसने 50 रुपया बढ़ा दिया सीधे सीधे। तो यहाँ पे मार्कअप परसेंटेज कितना हो गया, 50% हो गया। 100 की तुलना में तो 50 रुपये 50% ही हुआ, ठीक है। तो हमारा लागत मूल्य 100 रुपया है, विक्रय मूल्य 35 रुपया है, अंकित मूल्य हमारा 150 रुपया है। अब हमको लाभ देखना है, हमारा लाभ कितना हुआ। तो लाभ होता है विक्रय मूल्य, मतलब हमने जितने में सामान बेचा है माइनस क्रय मूल्य जितने में खरीदा है। तो 135 और माइनस 100, ये निकल गया 35 रुपये का हमको लाभ हो गया। हानि क्या होती है? हानि होती है कि जैसे मान लीजिए हमने 100 रुपये का सामान 135 में बेच दिया। अगर यही सामान मान लीजिए अगर कोई जैसे खाने का सामान होता, मान लीजिए मिठाई है, कोई दुकानदार 100 रुपये किलो मिठाई बेच रहा है और मिठाई 3 दिन पुरानी हो गई, अब उस मिठाई को कोई खरीद नहीं रहा है, तो दुकानदार क्या करेगा? दुकानदार क्या करेगा? 100 रुपये की मिठाई है, इसको तुम 80 रुपये में ही ले जाओ, ठीक, मैं तुमको सस्ते में दे रहा हूँ। ग्राहक देखेगा 100 रुपये की मिठाई है, हमको 80 रुपये मिल रही है, तो अब ग्राहक को तो 80 रुपये मिल गई, लेकिन जो दुकानदार है वो 100 की जगह 80 पे बेचा, तो उसको 20 रुपये का हानि हो गया। तो हमारा हानि क्या हुआ? हानि हमारा हो गया लागत मूल्य। हमारा लागत मूल्य कितना था? 100 रुपये था। विक्रय मूल्य कितना था? 80 रुपये था। तो 80 माइनस 100, 20 रुपये की हमको हानि हो गई। लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत क्या है? 100 रुपये का सामान था, 135 रुपये में बेच दिया, तो उसको 35 रुपये का लाभ तो हुआ ना। हमने लाभ का फॉर्मूला अभी पढ़ा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो हमको लाभ होता है 35 रुपये का। हमारा लागत मूल्य कितना था? 100 रुपये था। तो लाभ बटे लागत मूल्य गुणे 100 करेंगे तो हमारा लाभ प्रतिशत निकल करके आ जाएगा। ऐसे ही हमारा होता है हानि प्रतिशत। हमको कितने रुपए की हानि हुई है लागत मूल्य के तुलना में, और ये गुणे 100 कर देंगे तो हमको हानि प्रतिशत निकल जाएगा। छूट। छूट हमारी जो होती है, मैंने स्टार्टिंग में बताया कि छूट जो होती है वो अंकित मूल्य पर ही दी जाती है। जैसे कि 150 का सामान था, उसने 10% की छूट दी और 135 में उसको बेच दिया, तो हमको छूट 15 रुपये के दुकानदार ने दी। तो छूट मेरा कितना है? छूट मेरा है 15 रुपये का, और अंकित मूल्य कितना है? अंकित मूल्य है 50। 100 15 से इसको काटेंगे तो 10 बढ़ जाएगा, 10 से 0 कट गया, तो हमारा 10% जो है वो छूट निकल के आ गया। तो हमारी इसमें गोल्डन लाइन क्या निकली कि लाभ और हानि के प्रतिशत की गणना हमेशा हमको क्रय मूल्य चाहे लागत मूल्य के आधार पर की जाती है, और छूट की गणना हमेशा अंकित मूल्य के आधार पर की जाती है। हमने मार्कअप प्राइस भी देखा। मार्कअप प्राइस क्या होता है? 100 रुपये की लागत थी, 100 रुपये से बढ़ा करके सीधे उसने 150 रुपया कर दिया था। तो जो अंकित मूल्य किया था 150 रुपये और माइनस लागत मूल्य 150 माइनस 100, 50 रुपये का मैंने मार्कअप किया। अब मार्कअप परसेंटेज वही हो गया, मैंने कितने रुपए का मार्कअप किया? 50 रुपये का मार्कअप किया मैंने, और हमारा लागत मूल्य के अनुसार उसको देखना है। तो लागत मूल्य हमारा 100 रुपये था, तो 50 बटे 100 गुणे 100, 50% का मैंने मार्कअप किया। अब हमारा जो लागत मूल्य है उसमें जब हम लाभ जोड़ते हैं तो हमको विक्रय मूल्य प्राप्त होता है, ठीक। 100 रुपये लागत था, 35 रुपये लाभ था, विक्रय मूल्य 135 हो गया। या फिर इसको ऐसे कह सकते हैं कि लाभ को आप इधर लेते जाइए। जैसे कि अगर हमारा 135 रुपये का विक्रय मूल्य है, उसमें से हम 35 रुपया घटा दें, ये जो मैं बता रहा हूँ ना, इसका ये 135 माइनस 35 वाला, इसका यूज बहुत ज़्यादा होता है डीआई में, ठीक। आपको मतलब सेलिंग प्राइस दिया रहता है, सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए ये यूज होता है फॉर्मूला। या फिर आपको मार्क प्राइस दिया रहता है, मार्क प्राइस से आपको सेलिंग प्राइस निकालने में ये यूज होता है। तो 135 में से 35 गया, आपको 100 रुपये क्या निकल के आ गया? कॉस्ट प्राइस आ गया, ठीक। अब यही अगर परसेंटेज में दे देगा, 150% है तो उस पर 10% की छूट दे देंगे तो 135 आ जाएगा हमारा सेलिंग प्राइस। तो इन दोनों का यूज होता है। तो विक्रय मूल्य में से अगर हम लाभ को निकाल देंगे तो हमारा लागत मूल्य निकल जाएगा, और विक्रय मूल्य में से लागत मूल्य घटा देंगे तो हमारा लाभ निकल जाएगा।
अगला है हानि का, हम लोग देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए 100 रुपये का सामान है, हमने उसको बेच दिया 88 रुपये में, हमारी हानि हुई 12 रुपये की, हमारी हानि हो गई। तो लागत मूल्य हमारा 100 रुपये था, 12 रुपये की हमने हानि ले ली, 88 रुपये में सामान बेच दिया, तो विक्रय मूल्य हमारा 88 रुपया हो गया। लागत मूल्य बराबर क्या होता है? लागत मूल्य बराबर विक्रय मूल्य और प्लस हानि। 100 रुपये हमारा लागत मूल्य था, विक्रय हमने 88 रुपये में सामान बेचा था और 12 रुपये की हमने हानि ली थी, तो विक्रय मूल्य और हानि को जोड़ देंगे तो हमारा लागत मूल्य निकल जाता है। ऐसे ही हमारा जो अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य हमने देखा था उदाहरण में 150 रुपये था, उस पर हमने 15 रुपये की छूट दी थी, तो 135 रुपये हमारा विक्रय मूल्य आ गया था। अब ये जो फॉर्मूला है, चाहे ये जो इक्वेशन आप कह सकते हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और इसी इक्वेशन से सारे के सारे डीआई के क्वेश्चन जो है वो प्रॉफिट लॉस के जो होते हैं वो सॉल्व होते हैं। हमको विक्रय मूल्य अगर निकालना है, हम विक्रय मूल्य को क्या कह सकते हैं? विक्रय मूल्य को हम कह सकते हैं कि हमारी जितनी लागत लगी थी, मतलब हमारी 100 रुपये लागत लगी थी, उस पर हमको लाभ होता है 35 रुपये का, हम तब भी अपना विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं। या फिर मेरा जो अंकित मूल्य था 150 रुपये का, उस पर हमने जितनी छूट दी है 15 रुपये की या फिर 10% की, वो भी हमारा विक्रय मूल्य निकल के आएगा। तो विक्रय मूल्य को हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक, उदाहरण इसका हम देखते हैं, इसका कैसे यूज होता है। जैसे 500 का कोई सामान है, इसका कॉस्ट प्राइस है, इसका लागत मूल्य 500 है, हमने उसको 700 रुपये में बेच दिया, तो हम देखेंगे कि कितना हमको लाभ हुआ। तो हमको लाभ कितने का हुआ? 700 रुपये का विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, 700 माइनस 500, 200 का हमको लाभ हुआ। अब हम देखेंगे लाभ प्रतिशत कितना आता है, तो लाभ प्रतिशत हमको 200 रुपये का तो लाभ हो रहा है, तो 200 का तो हमको लाभ हो रहा है। और हमने ये बताया था कि कोई भी लाभ जो होता है वो क्रय मूल्य के आधार पर दिखाता है, तो आधार में आ गया क्रय मूल्य, तो 200 और बटे क्रय मूल्य आ गया 500, तो 200 बटे 500, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, और ये आ गया हमारा 40%। इसको आप गुणा करेंगे तो ये 40% अब आ जाएगा। अगला है, मान लीजिए हमने सामान को 500 की जगह 700 पे बेचा था, अगर हमने 500 के सामान को 300 पे बेचा होता तब क्या होता? तो 500 तो हमारा यहाँ पे क्रय मूल्य था, ये क्या है? ये क्रय मूल्य है। हमने सामान इतने रुपये में खरीदा है और इतने रुपये में हमने सामान बेचा है 300 में, तो हमने सामान इसको बेचा है, तो हमारा क्या हो गया? ये विक्रय मूल्य हो गया। अब देखिए हमको हानि हो रही है, तो हमने 500 का सामान खरीदा था, 300 में बेच दिया, तो हमको 200 रुपये का घाटा हो गया। अब इसको प्रतिशत में बताना है कितनी हमको हानि हुई, तो देखिए हानि हम लोग तुलना किसके आधार पे करते हैं? जितने पे हम लोगों ने सामान खरीदा था क्रय मूल्य के आधार पे। तो 200 रुपये का हमको हानि हुआ, 500 रुपये खरीदा था, इसको निकालेंगे तो 40% का हमको हानि हो गया। अब अगर हम कहते हैं कि हमको 25% का लाभ हो रहा है, ठीक, डीआई में इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है, 25% का लाभ हो रहा है, उसको हम लोग भिन्न में कैसे बदलते हैं? भिन्न में बदल के आप सीधे गुणा कर सकते हैं। जैसे 25% का लाभ है, तो 25% का लाभ मतलब क्या हो गया? 100% और धन 25%, हमको यही तो इसलिए लाभ हो रहा है। तो 100% का तो हो गया 100 बटे 100, परसेंटेज को हम लोग क्या, परसेंटेज को मैंने स्टार्टिंग बताया था कि 1/100 लिखते हैं, तो ये 100/100 हो गया। 25% है तो ये 25/100 हो गया। 25/100 को हम लिख सकते हैं 1/4, और 1 धन 1/4 स्टार्टिंग में मैं बताया था, 1 धन 1/4 कितना हो गया? 4 1 4 1 5, तो आ गया ये 5/4। तो अब आप सीधे लिख सकते हैं कि कोई वैल्यू ऐसी थी कि जो पहले, हाँ एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, देखिए ये जो है ये मेरा मूल मान है, मूल मान, और ये जो है ये बढ़ने के बाद का मतलब ये लाभ, ये जो 5 जो ये प्रदर्शित कर रहा है ये लाभ को सम्मिलित किए हुए है। अगर हम किसी जगह पे ये लिखते हैं, जैसे देखिए हम अगर लिख रहे हैं 1/4, मैंने ये पहले बताया था कि अगर आपका ये क्रय मूल्य है अगर 4 रुपया, तो 1 रुपया आपको लाभ प्रदर्शित करता है। ये जो 25% है लाभ, ये यही दिखाता है। 25% को देखिए, इसको डायरेक्ट करना हो तो 25% को आप क्या लिख सकते हैं? 25% को लिख सकते हैं 1/4, और 1/4 प्रदर्शित क्या करता है? 1/4 जो आधार में जो है ये क्रय मूल्य को प्रदर्शित करता है, जो ऊपर है 1 जो है ये लाभ को प्रदर्शित करता है। तो इन दोनों को जब आप जोड़ देंगे आपका आएगा 5। ये 5 रुपये क्या होगा? 5 रुपये आपका होगा विक्रय मूल्य।
अब आप समझ गए होंगे। देखिए ये मैं कह रहा था, ये 25% है तो 25/100, ये 1/4 हो गया। इसमें 4 लागत मूल्य है, 1 इसका लाभ हो गया, और इन दोनों को जब जोड़ देंगे लागत मूल्य को और लाभ को, तो आपका 5 आ जाएगा। 5 आपका विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो अब आप यहाँ से एक चीज़ निकाल सकते हैं कि आपका जो कॉस्ट प्राइस था ये तो था 4, और जो विक्रय मूल्य निकल के नहीं आया है 5 आया है। ये आया कैसे है, आधार था 4 और इन दोनों को आप जोड़ देंगे तो विक्रय मूल्य निकल जाएगा, क्या आ जाएगा 5। अब हम कहते हैं मुझे हमको 35% का लाभ हुआ है, तो 35% का लाभ मतलब 35/100 हो गया। इसको 5 से काटेंगे तो 7/20 हो गया। 20 इसका हो गया, 20 इसका हो गया क्रय मूल्य, 7 को इसका लाभ हो गया। ठीक, तो 20 और 7 को जब जोड़ देंगे तो ये आपका आ जाएगा क्या, विक्रय मूल्य 27। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य हो गया 20 और 27 का ये रेशियो आ गया। अब अगला देखते हैं। जैसे मैंने कहा कि 35% की आपको हानि हो रही है। ठीक, 35% की हानि मतलब कि 35/100, ये हो गया 7/20। तो 20 रुपये तो क्रय मूल्य था, लेकिन मैंने उसको लॉस में बेच दिया है 7 के। तो 20 रुपये का क्रय मूल्य था और 20 में से 7 हमने लॉस कर दिया, मतलब कि उसको 13 रुपये में बेचा है। तो 20 और 13 का हमको रेशियो मिल गया। अगला है 22.5% की हानि अगर मान लीजिए हो रही है, तो 22.5% को हम लोग लिखते हैं क्या, 2/9 लिखते हैं। 2/9 है तो 9 हमारा हो गया क्रय मूल्य, 2 का हमको लॉस हो रहा है। तो 9 रुपये का सामान है, 2 रुपये लॉस में बेच रहे हैं तो 7 रुपये में बेचेंगे। ठीक, तो हमारा क्रय मूल्य कितना था, 9 रुपये था, और फिर हमारा जो विक्रय मूल्य है वो 7 रुपये है। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का हमारा रेशियो हो गया 9/7। अब अगला ऐसे दिया, हमारे लिए रेशियो दे दिया है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का रेशियो 216 और 306 का रेशियो दे दिया है। ठीक है, इसमें बोला है कि आपको लाभ प्रतिशत बताना है, कितना आपको लाभ हुआ है। तो 216 है, 216 से बढ़ करके ये 316 हो गया, 306 हो गया। अब इसको देखिए किसी से कट रहा है तो अब 2 से इसको डिवाइड करिए, 2 से काटेंगे तो 108 बार जाएगा, 153 बार जाएगा। फिर ये देखिए 8 1 9 हो गया और 5 3 8 1 9। हाँ, एक चीज़ और, कोई भी संख्या अगर ऐसी है कि जो 9 से अगर डिविजिबल है, जैसे कि मैंने कहा कि ये 153 ले लीजिए, 1 5 3 है, तो 1 धन 5 धन 3, ये इसका योग जो है वो 9 आ रहा है। तो जिस संख्या का योग 9 आता है वो सारी की सारी संख्या 9 से डिविजिबल है। जैसे कि मान लीजिए 27 है, देखिए 27 में क्या आता है, 2 धन 9 आता है, और 2 धन 7, तो 7 और 2 9 हो गया। जैसे मान लीजिए 53 नहीं 63 है, 9 7 63, तो 6 धन 3 हो गया, 9 8 72 होता है, तो 72 में 7 धन 2 होता है। ऐसे ही कोई भी संख्या जो जिसका योग 9 आता है वो 9 से डिविजिबल होती है। तो ये 5 3 और 8 1 9 है, इसको 9 से काटेंगे तो 17 बार जाएगा। मतलब मेरा 12 रुपये का सामान था, मैंने 17 रुपये में उसको बेच दिया, तो यहाँ पे 12 और मैंने 5 यूनिट का फायदा कमाया। तो लाभ प्रतिशत क्या हो गया, 5 रुपये का लाभ होता है 12 रुपये की तुलना में गुणे 100, और 1/12 का मान हमने परसेंटेज वाले टॉपिक में पढ़ा था 8.33 हो गया, और ये गुणे 5, और 5 से गुणा करेंगे 8 25 40, और 0.33 का 5 होगा तो 1.6 41.66% हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। अगला है हमारा इनकम और एक्सपेंडिचर। इनकम एक्सपेंडिचर से क्वेश्चन बहुत कठिन बनते हैं, तो इससे इस इनकम और एक्सपेंडिचर में केवल 3 ही फॉर्मूले यूज होते हैं, और इन्हीं तीनों फॉर्मूले का यूज करके जो है वो इन्हीं तीनों फॉर्मूला का यूज करके सारे के सारे सवाल जो हैं, मतलब आय और जो व्यय वाले क्वेश्चन होते हैं और लाभ वाले, वो सारे के सारे लग जाते हैं। तो पहला हमारा फॉर्मूला होता है आय। आय हमारी क्या होती है, आय होती है लाभ धन व्यय। ये क्या है, जैसे कि आपकी आय कितनी है, मान लीजिए आपकी आय अगर 10,000 रुपये है, 10,000 है, तो मैंने इसमें से अगर व्यय निकाल दिया, मान लीजिए कि मैंने 7,000 रुपये व्यय कर दिया, तो जो भी बच रहा है हम लोग उसको क्या कहेंगे, हम लोग कहेंगे कि ये मेरा लाभ हो गया। ठीक है, तो इनकम बराबर क्या होता है, प्रॉफिट प्लस एक्सपेंडिचर। जैसे मैंने आय का मतलब आगे मैंने पिछले पढ़ाया था, लाभ है तो लाभ प्रतिशत हम लोग जैसे निकालते हैं, वैसे ही हम लोग यहाँ पे भी लाभ प्रतिशत निकालेंगे। तो लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा, लाभ प्रतिशत हमारा होता है कि लाभ कितने का हो रहा है और बटे व्यय के तुलना में। आप ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो लाभ निकलता है ये व्यय की तुलना में निकलता है, इसीलिए लोग इस क्वेश्चन को ज़्यादा गलत कर देते हैं। ये हो गया लाभ और बटे व्यय और गुणे 100%। तो लाभ हमको क्या हो रहा था, लाभ मेरी जितनी आय थी, यहाँ पे देखिए हमको लाभ क्या होगा, अगर व्यय को इधर ले आके घटा देंगे, ठीक, तो आय माइनस व्यय और बटे व्यय और गुणे 100%, तो ये हो गया हमको लाभ प्रतिशत निकल गया, मतलब प्रॉफिट परसेंटेज बराबर इनकम माइनस एक्सपेंडिचर बटे एक्सपेंडिचर गुणे 100%। तो अब इतने टॉपिक लगभग कवर हो गए हैं। ठीक, और मैं आशा करता हूँ कि मैंने आसान से आसान भाषा में, चूँकि देखिए समय बहुत ज़्यादा लग गया है, मैंने एकदम
जीरो लेवल पे जाके समझाने की पूरी कोशिश की है। और जैसे इसमें दिक्कत ये होती है कि जैसे लड़के जो हैं वो तो डीआई का क्वेश्चन कर लेते हैं, लेकिन जो हमारी बहन लोग हैं, ठीक है, उनको मैथ में हमेशा से दिक्कत रही है, वो नहीं कर पाती हैं। तो इसीलिए मैंने एकदम जीरो लेवल से जा करके समझाने की कोशिश की है। और मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा और वीडियो पसंद आया होगा। और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि पेट 2025 के एग्ज़ाम के लिए अभी तक मैंने पेट 2021 का पेपर, पेट 2022 का पेपर, पेट 2023 का पेपर, तीनों पेपर कराया हुआ है। और जो पेट में जो भी और अदर जो क्वेश्चन आए हुए हैं उसको शॉर्ट्स के माध्यम से हमारे चैनल पे कवर कराया जा रहा है। तो एक बार जाके आप जरूर देखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।